मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा, मेरे साथ हैं हिना नियाजी। थैंक यू जमील। और आज जुम्मातुल मुबारक का बाबरकत दिन है। आज के शो का आगाज करते हैं इस उम्मीद से कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं और आज की सुबह का आगाज भी बहुत अच्छा हुआ होगा आपका। जी, और जुमे का जो दिन होता है ना, मुझे लगता है जमील वैसे ही इंसान की उसमें थोड़ी सी दिमाग में पॉजिटिविटी जाग रही होती है, क्योंकि वी लुक फॉरवर्ड टू वीकेंड और हमें इंतजार होता है पूरे हफ्ते जब हम काम भी कर रहे होते हैं। ना कहेगी कि जुमे का बाबरकत दिन होता है, बिल्कुल होता है, होता है, नमाज पढ़नी होती है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। ओके, ठीक है, ये भी सही था, अच्छा था। दैट इज इंपॉर्टेंट टू। मैंने कहा जितने भी लोग काम करते हैं, देखिए आई ट्राई टू बी रियलिस्टिक ना, और मेरी थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। जुमे का बिल्कुल बाबरकत और जो है ना बड़ा मुबारक दिन होता है, और जुमे की तैयारी में भी बहुत लोग मसरूफ होते हैं, लेकिन उसके बाद का मैं बता रही हूँ कि क्या होता है। आप कहेगी कि गुस्ल लेना सुन्नत है, खुशबू लगाना, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना, मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, इन सारी चीजों का बाजमात नमाज पढ़ना। और अगर आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो अपने बच्चों को भी जरूर साथ लेकर जाएं। अगर आपके घर में छोटा बेटा है, पोता है, तो उसको भी आप लेकर जा सकते हैं। और तो बच्चे आपसे पहले जा रहे होते हैं, मस्जिद जा रहे होते हैं। बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है इस तरह की एक्टिविटीज में बच्चों को साथ लेकर जाना चाहिए। बट मैं एक और एस्पेक्ट से भी बता रही थी ना कि अब वीकेंड पे आते हैं, अब वीकेंड पे आते हैं। यस, द पीपल लुक फॉरवर्ड टू वीकेंड। और मुझे लगता है जुम्मे के बाद लोग एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि जो लोग पूरा हफ्ता हमारी तरह काम कर रहे होते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू वीकेंड, इंक्लूडिंग जमील। बहुत इनकी भी जो है ना वो उम्मीदें चल रही होती हैं और ये भी बहुत खुश होते हैं। बहुत सारे पेंडिंग काम इनके भी आई एम श्योर वीकेंड पे होते हैं ना। बिल्कुल, घर के सारे काम वीकेंड पे, दोस्तों के सारे काम वीकेंड पे, रिश्तेदारों के सारे काम वीकेंड पे। मेरा पॉइंट है ना, सही कहा मैंने। देखिए, वो वीकेंड आपका रेस्ट है, बेसिकली रेस्ट है। अच्छा, वो रेस्ट पता नहीं होता कि नहीं होता, लेकिन पूरे वीक से ज्यादा काम आपको वीकेंड पे करना मुझे लगता है वीकेंड रेस्ट नहीं होता, वीकेंड पे ज्यादा वर्कलोड होता है और ज्यादा काम होता है, कि जो घर का भी एक पाइल अप हुआ होता है काम। या फिर अगर खवातीन की मैं बात करूं तो उन्होंने सैलून अपॉइंटमेंट्स ली होती हैं। नहीं होता, ये मैं इधर ही आ रहा था। जिनको घर का काम नहीं होता वो सैलून जाते हैं, उनका वो पैम्परिंग डे होता है, उनका डे केयर डे होता है। पैम्परिंग भी तो जरूरी है। शुरू करते हैं। पैम्परिंग भी जरूरी है। अच्छी बात आज की अच्छी बात ये है कि लोगों की जरूरतों का ख्याल रखें। और हमने अक्सर देखा है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो सफेद पोश होते हैं, जो कि बता नहीं सकते कि उनको किसी चीज की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को नोटिस करें, और अगर हमारी इतनी इस्तात है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम उनकी मदद करें। बहुत सारे लोग जो है वो मांगते नहीं हैं, जरूरतों के बावजूद भी वो आपके सामने वो एस्पेक्ट नहीं लाते, वो शो ही नहीं करते कि उनको किसी चीज की जरूरत है। आप उनको खामोशी से उनकी मदद करें। अच्छा, फिर जब मदद करने का एलिमेंट आता है, सॉरी टू से, बहुत सारे लोग दिखावे के लिए भी मदद करते हैं। तस्वीर बनवा ली, वीडियोस बनवा ली, उसकी मार्केटिंग पर्पस के लिए फिर उसको हर जगह पे जो है ना चलाना शुरू कर दिया। हमारे पॉलिटिशियंस की अगर मैं बात करूं, आपने इतनी अच्छी बात की ना, मुझे एक हदीस याद आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने किसी की दुनियावी तकलीफों में से कोई तकलीफ दूर की, अल्लाह ताला उसकी कयामत की तकलीफों में से कोई तकलीफ दूर करेगा। और जिस शख्स ने किसी तंग दस्त के लिए आसानी की, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा। और अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। तो आपकी वाली बात से मैं इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ, हाँ जी, कि अल्लाह ताला के अहकामात, हमारे नबी के जो इरशादात हों, ठीक है, हम उन पे अमल तो करते हैं, लेकिन हिना ने जिस तरह जिक्र किया, दिखावा क्यों करते हैं, आई डोंट नो उसके पीछे क्या है। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी बहुत इज्जत बढ़ रही है लोगों में, या आपको लग रहा है कि ये कोई शोखी है। नहीं, ये आपका और अल्लाह का मामला है। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, लेकिन जब आप उसको दिखावे की नजर कर देते हैं तो उसके बाद क्या कहा, सारा उसका एसेंस खत्म हो जाता है। जिस पर्पस के लिए, बिल्कुल, जिस शख्स की मदद हो रही होती है, आपने देखा ना, हमने ऐसे इज्जत नफ्स कितनी मजबूर है। और हमने अक्सर देखा है कि लोगों ने कैमरे के सामने आके चीजें लेने से इनकार भी किया, बल्कि बुरा भला कह के गए, बुरा भला कह के देना है तो वैसे दो, ये नहीं कि आके पिक्चर्स बनवाओ और वीडियोस बनवाओ। एंड जमील, जब आप किसी की मदद करते हैं ना, आप अल्लाह के लिए मदद करते हैं। आप दिखावे की नीयत से जब मदद करते हैं, जब आप इसलिए मदद करते हैं कि मैं ये काम इसलिए करूंगा ताकि लोगों में मुझे पजीराई मिले, लोगों को पता चले कि मैं लोगों की मदद करता हूं, तो वो दिखावे में आ जाता है। आपका अमल भी जाया हो गया, जिसको आप दे रहे हैं उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू हो गई। बहुत सारे जरूरतमंद लोग इस तरह के होते हैं जो आपकी मदद के तलबगार जरूर होते हैं, लेकिन जब आप उनकी मदद करते हैं और आप दिखावे
की नीयत से करते हैं तो उनकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है, लेकिन वो इतने मजबूर होते हैं, उनको इतनी जरूरत होती है उन पैसों की या जो भी चीज की आप मदद कर रहे होते हैं वो कुछ कह भी नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द तलाश करें जो सफेद पोश हैं, जिनको आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन दिखावे के बगैर, दिखावे की नीयत से अगर आप किसी की भी मदद करते हैं तो आपकी वो जो नेकी है वो जाया हो जाती है। और एंड में एक चीज और ऐड करते हैं इसमें हिना कि देखिए लोगों की जरूरतों का ख्याल रखें। हम इस तनाजुर में भी बात कर रहे हैं बेसिकली कि इट्स नॉट रिलेटेड टू ज़कात एंड सदका या हम जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे बेसिकली। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपके गली मोहल्ले में हैं या आपके हमसाए हैं या आपको पता चलता है कि ये एक सफेद पोश इंसान है और इसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, आप चुप करके उसकी मदद, दिस इज कॉल्ड मदद। आप अल्लाह के लोगों की मदद करें और इस उम्मीद से करें कि अल्लाह फिर आपकी मदद करेगा, आपके लिए आसानी होगी। अच्छा जमील, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें अपने इर्द गिर्द लोगों को तलाश करना चाहिए गली मोहल्लों में, लेकिन उससे भी पहले मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे खानदान में, हमारी फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसे जो है ना अफराद मौजूद हैं जो कि जरूरतमंद है, सबसे पहला जो हमारा हक है वो हमारे फैमिली मेंबर्स पर है, हमारे रिश्तेदारों पर है, हमारे करीबी लोगों पर है। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, क्योंकि सारे लोग फैमिली में इक्वल नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, ऐसे लोगों की प्लीज मदद करें। और अगर आप मदद करते हैं तो इस नियत से करें कि अगर आपने एक हाथ से दिया तो क्या कहते हैं दूसरे हाथ को भी पता भी ना चले, तो दिखावे की नियत से प्लीज मदद ना करें। आगे बढ़ते हैं जनाब और कराची की सैर करते हैं। अच्छा, कराची बहुत बड़ा है तो कराची के समंदर की सैर करते हैं। और वो शख्स जो कराची विजिट करने जा रहा होता है तो उसके प्लान में सबसे पहला काम यही होता है कि मैंने सी व्यू देखना है। तो हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज आज हमें कराची सी व्यू की सैर करवाएंगे। कराची का शुमार दुनिया के उन चंद गिने चुने शहरों में होता है जिनको अल्लाह ताला ने साहिल की नेमत से नवाजा है। और कराची का साहिल जिसे उर्फ़े आम में सी व्यू कहा जाता है, गो के मौसम सर्द है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब गर्मी भी आ रही है और ऐसा होते ही सरे शाम दिन के किसी भी औकात में लोगों का रश यहाँ पर रहता है। इस वक्त भी हमारे साथ एक फैमिली है। कैसा कराची का साहिल तो एक नेमत है, कैसा देखते हैं इसे? अस्सलाम वालेकुम। कराची का साहिल काफ़ी अच्छा हो चुका है पहले से कंपेयर में, और काफ़ी ग्रीन भी हो गया और साफ़ भी कर दिया, तो माशाल्लाह से कराची का साहिल अब काफ़ी बेहतर हो गया कंपेयर में। अच्छा, अभी मौसम सर्द है लेकिन 1-2 दिन से गर्मी है तो लोग आना शुरू हो गए। जी जी बिल्कुल, एंजॉय करने के लिए हम लोग तो सर्दी हो या गर्मी हो यहाँ आके तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप कराची के साहिल की एक नेमत है, बहुत सारे मुल्क है जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत से नहीं नवाजा, कैसे देखती हैं कराची का साहिल? कराची वाले बहुत इंजॉय करते हैं, गर्मी सर्दी हो यहाँ रश रहता है और इंजॉयमेंट भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल एक ऐसी प्लेस है हमारे पास कराची में अवेलेबल जो बाकी सिटीज़ में शायद इतनी ज़्यादा फ्रीली लोगों को अवेलेबल नहीं होती, तो बहुत अच्छी प्लेस है इंजॉय करने के लिए। फैमिलीज आती हैं, खासकर अब मौसम ऐसा हो गया है कि मिड सीज़न चल रहा है विंटर का, तो लोग इंजॉय करने आते हैं। बहुत अच्छा सीज़न है इंजॉय करने के हवाले। आप कुछ कहेंगी कराची के साहिल के हवाले से? I mean, it's really good. I really enjoy it here. I do come every year, so it's a beautiful place. बहुत अच्छा है यहाँ पे। Thank you. तो ये देखें कि ना सिर्फ कराची वाले बल्कि अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले अफराद भी जब यहाँ पर आते हैं तो उनको सी व्यू की कशिश खींच लाती है। और यहाँ पर ऊँट सवारी, घोड़ सवारी और राइड्स हैं मुख्तलिफ, और कहीं पे कुछ हो रहा होता है, मुख्तलिफ एक तफरीह का रहता है और खुशगवार ठंडी हवा जो है वो आदमी को बड़ा खुशगवार तासुर देती है। जी बहुत शुक्रिया आपका महमूद। और क्या हुआ है ना, मेरे आईपैड के ऊपर पानी गिर गया। वो असल में सी व्यू की सैर कर रहे थे ना, तो पानी थोड़ा सा इधर आ गया और वैसे भी बहुत रियलिस्टिक लाइव शो की खूबसूरती ये है कि इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। लाइव शो की खूबसूरती भी है और रिलेट करना भी बड़ा अच्छा है, लाइक कि पानी आई वाज जस्ट ड्रिंकिंग वाटर तो मेरे आईपैड के ऊपर गिर गया। एनीवेज जी, अच्छा मुझे वहां से चींटियां हैं। हां यस जमील, आप तो समंदर से पानी आया। बहुत बार सी व्यू गए होंगे। हां यस, मैं मुझे लगता है अभी 2 साल पहले गई थी। दो दरिया आपका फेवरेट था? यस, वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं पानी के अंदर जो बने हुए हैं और बहुत अच्छा। रात के टाइम तो जो उसकी बड़ी हवा बड़ी शानदार, और वहाँ पर खाना पीना और काफी लोग वहाँ पर वो करते हैं। एग्जैक्टली। और मुझे ये लगता है कि जब मैं भी फर्स्ट टाइम आपको एक जादू दिखाऊं? जादू दिखाएं, ठीक है। 2 मंथ नहीं, वो क्या होता है, क्या होता है जादू? आई थिंक वो अभी जादू ये देखिए, मैं हवा में यूं करूंगा, ये यूं करूंगा हवा में,
और यूं करके मेरे पास टिश्यू आ जाएगा, रियल टिश्यू। थैंक यू जमील, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि जब मैं फर्स्ट टाइम कराची गई, थैंक यू जमील, वैसे काफी अच्छी मैजिक ट्रिक थी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे जादू भूल गया था। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जादू तो परफॉर्म कर दे। थैंक यू जमील। अच्छा खैर, एनीवेज जब मैं फर्स्ट टाइम कराची गई ना, तो मेरा भी बाकी लोगों की तरह यही था कि जी मैंने सी व्यू पे जाना है। फिर आई डोंट नो उसको चांद गाड़ी बोलते हैं, जो सी व्यू पे होती है, अंदर फिर रही होती है वो चांद गाड़ी। वहां पर घोड़ा भी था, ऊंट भी था, लाइट्स लगी हुई है। मैं सारी चीजें एंजॉय की। वहां पे जाके मैंने गोलगप्पे भी खाए और वो पूरी टूरिस्ट वाली मुझे वहां पर जाकर फील आई, क्योंकि पापड़ खाया वहां पे, वो जो पापड़ भी खाया। अच्छा, मैंने वहां पे वो भी खाया, खोए वाली बर्फी थी या पता नहीं क्या था, वो कुछ मीठा था लेकिन कमाल। और चना चाट भी मिल रहा था, बिरयानी भी। क्या खाए आपने? गोते खाए? गोते नहीं खाए, मैंने वैसे हॉर्स राइडिंग भी की। आपको पता फिर तो पूरा नहीं हुआ आपका टूर, पूरा नहीं हुआ। अब हिना को दोबारा लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर। सारी चीजें खाने के बाद हिना को गोते खिलवाने पड़ेंगे वहाँ पे। फिर आपको पता चलेगा कि जो सी व्यू का जो विजिट करने का मजा है। घोड़ा जो है ना, वो सी व्यू पे जब वहाँ पर था, घोड़ा जो है ना वो समंदर की लहरों की तरफ भागना शुरू हो गया। और मैं प्रोफेशनल कोई, मैंने कभी उस तरह से हॉर्स राइडिंग की नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल डर गई। लेकिन उसने मुझे, जो घोड़े के साथ शख्स था, उसने मुझे कहा आपने काम रहना है, आपने इसकी वो जो रस्सी सी होती है उसको पकड़ के बैठना है। बट अगैन फिर वो वापस आ गया, उसने मोड़ खुद ही, उसको लगा कि इसने तो लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी। अच्छा, आप जब वो जा रहे थे पानी की तरफ, आपको यकीनन खौफ आ रहा होगा ना। मैंने चीखें मारी, बट आई वाज ऑल काम। मैंने बहुत अच्छा प्रिटेंड किया कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। और तो आप डू यू नो कि वो घोड़ा क्यों पानी की तरफ जा रहा था? क्यों जा रहा था? वो अपनी तरफ से डर के जा रहा था। आपको लग रहा है आप डरी थी, वो बेसिकली घोड़ा डर रहा था, वरना वो नॉर्मली वॉक करता रहता है। लेकिन जब घोड़ा डर जाता है ना, वो फिर पानी की तरफ दौड़ता है। इसका मैं तफसील से मतलब आपको अभी समझाता हूँ ब्रेक में। अभी जनाब चौधरी रहमत अली साहब की बात करते हैं, उनकी आज बरसी है। तफसीली एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं। रहमत अली 16 नवंबर 1897 को भारत के शहर होशियारपुर के गांव मोहरा में पैदा हुए। 1915 में इस्लामिया कॉलेज में बज़म शिबली की बुनियाद रखी और फिर उसके प्लेटफॉर्म से 1915 में तकसीम हिंद का नजरिया पेश किया। 1918 में बीए करने के बाद अखबार कश्मीर गजट में असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज किया। 1928 में एचिसन कॉलेज में अतालीग भी मुकर्रर हुए। बाद अज़ां कैम्ब्रिज और डबलिन यूनिवर्सिटियों से कानून और सियासत में आला डिग्रियां हासिल की। 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 28 जनवरी 1933 को जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, 4 सफ़हात पर मुश्तमिल किताबचा जारी किया जिसमें लफ्ज पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। 1935 में एक हफ्त रोजा अखबार पाकिस्तान कैम्ब्रिज से जारी किया। 1938 में आपने बंगाल, असम और हैदराबाद दक्कन की आजादी के हक में भी आवाज बुलंद की। उन्होंने पाकिस्तान, बंगलिस्तान और उस्मानिस्तान के नाम से 3 ममालिक का नक्शा भी पेश किया। पाकिस्तान में कश्मीर, पंजाब, दिल्ली समेत सरहद बलूचिस्तान और सिंध शामिल थे। क़याम पाकिस्तान के बाद आप पाकिस्तान तशरीफ लाए, मगर नामुनासिब हालात और रवैयों के बायस दिल बर्दाश्ता होकर दोबारा बरतानिया चले गए, जहाँ वो 3 फरवरी 1951 को नमूनिया में मुब्तला होकर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी याद में हीरोज ऑफ पाकिस्तान सीरीज में यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। जी, आज पाकिस्तान की मारूफ अदीबा और औरतों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाली तरक्की पसंद शायरा किश्वर नाहीद की सालगिरह है। आइए देखते हैं उनकी जिंदगी पर एक रिपोर्ट। मुमताज तरक्की पसंद शायरा और हुकूक निस्वां की अलमबरदार दानिश्वर किश्वर नाहीद, जो पाकिस्तान के अदबी हलकों में एक नुमाया मकाम रखती हैं, 3 फरवरी 1940 को भारत के जिला बुलंद शहर में पैदा हुई। मुआशियात में मास्टर्स किया। महकमा इतलात और नशरियात के अदबी मुजल्ला माह 9 की चीफ एडिटर के फराइज अंजाम देती रही। पाकिस्तान नेशनल सेंटर लाहौर की रेजिडेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर मरकजी उर्दू साइंस बोर्ड के ओहदे पर भी फाइज रही। नवी जमात से अखबारात में लिखना शुरू किया। कॉलेज दौर में ही शेर कहना शुरू कर दिया। इसी दौरान तकरीरी मुकाबलों और मुशायरों में हिस्सा लेती रही और इनका कलाम अदबी रसाइल में छपता रहा। इनका पहला शेरी मजमुआ लबे गोया 1968 में मंजरे आम पर आया। इनकी दीगर तसानीफ में बेनाम मुसाफत, गलियां, धूप दरवाजे, अलामतों के दरमियान, स्याह हाशिये में गुलाबी रंग, औरत, बुरी औरत की कथा वगैरह शामिल हैं। किश्वर नाहीद की तहरीरों में निसानी जज्बात और एहसासात की दिलकशी के मतवाजी सियासी अमल और सियासी नुक्ता नजर भी वक्त गुजरने के साथ साथ परवान चढ़ा है। वो जदीद शायरी के हवाले से हमारे अहद का एक बड़ा नाम है।
उन्होंने खुद को पूरी तरह इस मुआशरे में मनवाया है और अपनी ज़हनी फालियत से अपनी एक अलग शनाख्त कायम की है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ अदाकार ख़याम सरहदी की आज 12वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके वालिद ज़िया सरहदी अपने ज़माने के नामवर हिदायतकार थे। आइए तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। अपनी परफॉर्मेंस से किरदारों को हकीकत का रूप देने वाले अदाकार ख़याम सरहदी 12 जून 1948 को मुंबई में हिदायतकार ज़िया सरहदी के यहाँ पैदा हुए। बाद में वो अपने घर वालों के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। यूनान से एक्टिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन का कोर्स करने के बाद थिएटर और फिर रेडियो से वाबस्ता हुए, जबकि पीटीवी प्रोड्यूसर यावर हयात ने उन्हें टीवी ड्रामों में मुतारिफ करवाया। वारिस, रेजा रेजा, मन चले का सौदा, दहलीज, गुलाम गर्दिश, लाजवाल, सूरज के साथ साथ समेत मुतादिद ड्रामा सीरियल्स में अदाकारी की। इंसानों से ज्यादा भूख ने बेइज्जत किया है। उन्होंने फिल्म एक सी डाकू, बॉबी और महक में भी काम किया, लेकिन फिल्मी माहौल से उकता कर उन्होंने खुद को टीवी ड्रामों तक महदूद कर लिया। उन्होंने कायद आज़म पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म में सरदार अब्दुल रब निश्तर का किरदार भी अदा किया। उनकी फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और पीटीवी नेशनल अवार्ड से नवाजा किया। वो 3 फरवरी 2021 को 62 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ख़याम सरहदी साहब के जो वालिद थे ज़िया सरहदी साहब, वो भी एक बहुत नामवर हदायतकार थे और कहा यह जाता है कि उनको ये जो टैलेंट है वो विरसे में मिला। जब पेरेंट्स में ये चीज़ होती है तो बच्चों में भी वो ट्रांसफ़र होती है और उन्होंने लातादाद ड्रामों में काम किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी उन्हें नवाजा गया। और आज भी अगर नए एक्टर्स आते हैं तो मुझे लगता है इस तरह के जो एक्टर्स थे, ख़याम सरहदी जैसे एक्टर्स नए एक्टर्स के लिए रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग जो थे वो इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते थे, इंस्टीट्यूट ही। बेशक। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, और IMF की जो नई शराइत सामने आई हैं जिसको बहुत सराहा भी जा रहा है, मुझ समेत बहुत से लोग उसको सराह रहे हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं। IMF ने पाकिस्तान से तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात के दौरान ग्रेड 17 और उससे ऊपर के सरकारी अफसरान और उनके अहल खाना के असासे डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दिया है। बहुत ही खुशाइन बात है ये। बहुत से हल्कों में इसको तारीफ की जा रही है, बहुत सराहा जा रहा है। अब आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स हदफ 7,470 अरब से बढ़ाकर 8,300 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर दिया है, जबकि पेट्रोल पर 17% GST आयद करने समेत दीगर मुतालबात भी कर दिए हैं। अपने नाज़रीन को बताते चले कि वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक बिजली टैरिफ में मार्च तक 3 रुपए फी यूनिट, जबकि मई तक मजीद 70 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। इसी तरह बिजली के साथ साथ गैस की कीमतों के बारे में भी कहा जा रहा है कि अब जो नए टैक्सेस लगने हैं IMF की नई शराइत के मुताबिक, उसमें टैक्स नेट को बढ़ाना, उसके अलावा GST बढ़ाना, सब्सिडी खत्म करना, ये तमाम चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे तफसीली इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, आप खैरियत से हैं? Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum to everyone. जी, I'm fine. Good to be on your program. वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा खाकान साहब, अब IMF और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं, सबसे पहले तो ग्रेड 17 और उसके ऊपर के जो अफसरान हैं उनके साथ से डिक्लेयर करने का जो मुतालबा किया गया है, आपके ख्याल में ये मुतालबा कैसा है और क्या हुकूमत इस मुतालबे को मानेगी? एक तो बात यह है हमें समझनी कि पाकिस्तान के पास IMF के अलावा कोई चारा नहीं है इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को निगोशिएट करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। पाकिस्तान के पास कोई राह फरार है ही नहीं। कल रात को जो स्टेट बैंक के रिजर्व 27 जनवरी के आए वो 3.1 अरब डॉलर थे। अब अगर आप उन रिजर्व्स को देखें तो ये मुश्किल से पाकिस्तान की 15 से 20 दिन की इंपोर्ट्स को कवर करते हैं। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि जो भी अब IMF से नेगोशिएशन होनी है वो कंक्लूड होनी है। उसमें ये जो आपने अभी रखा है एसेट डिक्लेरेशन का, मैं ये कहता चलूँ कि ये एक्चुअली जून में तय हो गया था।
कि हम एसेट डिक्लेरेशन की तरफ जाएंगे और सितंबर 22 यानी कि जो गुजर गया है उसमें ये काम कर देंगे। अब चूंकि एज ऑलवेज पाकिस्तान का एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है क्योंकि पाकिस्तान ये काम नहीं करता, तो हमने ये काम नहीं किया, तो अब वो कह रहे हैं कि आप इसको करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आप इसको इस तरह कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हम एसेट डिक्लेरेशन की तरफ चले जाएंगे और हमें ये ट्रांसपेरेंसी के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी हालत ये देखें कि आप चाहे वो CPI जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो, ट्रांसपेरेंसी इंडाइसेस हो, पाकिस्तान डजंट डू वेल, और इनफैक्ट पाकिस्तान हैज बीन गोइंग डाउनहिल फॉर द लास्ट 3 years। तो IMF भी समझता है कि इन चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, टैक्स हदफ बढ़ाने का मुतालबा, फिर पेट्रोल पर GST लगाने का मुतालबा, बिजली पर जो है वो सब्सिडी में कमी करने का भी कहा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इन तमाम मुतालबात को पूरा कर पाएगी? हुकूमत डेफिनेटली एक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में है। ये पॉलिटिकली टॉक्सिक चीज़ें हैं, अनपॉपुलर हैं। अनपॉपुलर इसलिए हैं कि जब भी आप बोझ डालते हैं, चाहे वो ख़ास हो और आम आवाम हो, मैं तो इसमें इतनी तफरीक करता नहीं हूँ। एक तबका है पाकिस्तान में टॉप 4-5% का जो बहुत कंफर्टेबल है, बट बाकी लोग जो हैं वो तो सब 95% लोग जो हैं वो नया बोझ सहने के काबिल नहीं होते। अब आप ये देखिए कि मसला यूं आ रहा है कि पाकिस्तान के सारे अहदाफ जो हमने उनके साथ तय किए थे IMF के साथ आज से 3-4 माह पहले, वो सारे डिस्टर्ब हो गए। कुछ डिस्टर्बेंस फ्लड्स की वजह से आ रही है, कुछ इंटरनेशनल है, कुछ ये कि हम टैक्स कम जमा करते हैं। अभी हमने फॉर एग्जांपल 214 अरब कम टैक्स जमा किया 6 माह में, बल्कि 7वां माह भी अब आ गया है कंपेयर टू जो हमने उनसे तय किया था। तो वो आपको कह रहे हैं कि कुछ टैक्सेस बढ़ाएं। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा IMF से यही रही है जब भी मैंने पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएट किया, और अब भी मैं इंटरनेशनल पे गुफ्तगू करता हूँ कि आप उन तबकात को टैक्स करें, एग्रीकल्चर को करें, रिटेल को करें, आप इंटरजेनरेशनल इनहेरिटेंस को करें, आप उन तबकात को टैक्स करें जो अंडर टैक्स्ड है पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी अंडर टैक्स्ड है। पर उनका मसला ये होता है कि उनको फौरी तौर पर टैक्स रेवेन्यू चाहिए होता है। ये फौरी जराए हैं टैक्स के। मेरा ख्याल है कि कुछ रद्दोबदल बिजली की कीमत में होगा, कुछ टैक्सेस बढ़ेंगे जिसमें कोई फ्लड लेवी लगेगी, कुछ इस तरह की चीजें होंगी, बट हुकूमत शील्ड करने की कोशिश करेगी नीचे के तबका। डॉक्टर साहब, इन सारे मुतालबात से तो महंगाई मजीद बढ़ेगी और हमारी मईशत किस तरह से कंट्रोल होगी? तो ये बात सही है जो आप कह रही हैं। इस वक्त 27.6% की हेडलाइन इन्फ्लेशन है, पर जो असल चीज देखने की है वो ये देखिए कि 43% इन्फ्लेशन है। यानी कि आपने जो 100 रुपए की चीज खरीदी थी वो 143 रुपए की हो गई है फूड्स की शक्ल में, और फूड बास्केट ही मेरे और आपके और स्पेशली उस गरीब आदमी की बहुत बड़ा स्पेंडिंग होती है। तो महंगाई और बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई जब बिजली की कीमत बढ़ेगी, तेल की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, फूड सप्लाईज की शॉर्टफॉल्स होंगी। पर समझने की बात यह है, अगर हम IMF का प्रोग्राम नहीं करते और ये चीजें नहीं करते तो फिर आप जाएंगे श्रीलंका और घाना की तरफ। वहां पे महंगाई शरह है 70 या 90%, इसलिए कि शॉर्टफॉल्स हुई। अगर हम ये नहीं करते तो फिर इसकी झलक आपने आटे में देखी, जिसकी कीमत 50-65 रुपए से बढ़ के 150 रुपए तक चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि शॉर्टफॉल्स हुई। पाकिस्तान इस तरफ नहीं जा सकता। हमें ये डिफिकल्ट जो लोगों पे चीज़ है उसको कॉम्पनसेट इस तरह करना है कि कुछ मिनिमम वेज बढ़ाएं, कुछ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास, जो भी नाम आप उसको देना चाहते हैं, उसकी जो डिसबर्समेंट्स हैं वो बढ़ाएं, कुछ फ्लड्स मनीज बढ़ाएं, कुछ लोगों तक पहुंचने की डायरेक्ट कोशिश करें थ्रू कार्ड्स, जैसे कोई पेट्रोल आ सकता जी। ये वो सब मेजर्स हैं जो लेके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अमीरों पे बोझ डालें और खुलकर डालें। अच्छी बात की आपने डॉक्टर खाकान नजीब साहब के अमीरों पर टैक्सेस ज़्यादा लगने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, बिजली गैस की कीमतें बढ़ने से जो महंगाई का एक तूफान आएगा, वो गरीब हो या अमीर हो एक जैसा पैसा जेब में से निकल रहा है। तो अमीर के पास तो है, वो तो इसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन गरीब के पास वो पैसा नहीं है।
एक आप कह लें कि महंगी जिंदगी गुजारने के लिए फिर इनकम भी बढ़ना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही बात की डॉक्टर खाकान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब देखना ये है IMF प्रोग्राम की बहाली जो है वो मुल्क को डिफॉल्ट से क्या बचा पाएगी या नहीं, क्योंकि डार साहब जब भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका यही कहना था कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन ये बातें करते करते एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि इस मुल्क को अल्लाह ही बचाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की बातें, और फिर उसके बाद IMF की जो नई शराइत है, हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। वो हैप्पी मैं इसलिए हूँ कि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के जो अफसरान हैं उनको एसेट डिक्लेरेशन का कहा गया है, और मैं इस इंतजार में हूँ कि पॉलिटिशियंस को भी अब कब IMF ये कहता है कि अपने एसेट डिक्लेरेशन करें। वैसे तो वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है ये सारा, लेकिन उसमें झूठ बहुत होता है। बिल्कुल ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र आ गया हिना, तो क्यों ना हम इलेक्शंस की बात कर लें, क्योंकि KP और पंजाब की सूबाई असम्बलीज की जो इलेक्शन है उसमें गवर्नर और वजीर आला के दरमियान जो आइन को लेकर एक बहस जारी है, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ये असेंबली डिसॉल्व हुई है, तो गवर्नर नहीं कह सकता ECP को इलेक्शंस के लिए। दूसरी जानिब जो हमारी नेशनल असेंबली है उसकी 33 सीटों पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है, मार्च में होगा। तो इसी सारे मामले पर बात करते हैं। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अफजल खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अफजल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड गुड मॉर्निंग सर। सर, पहला तो सादा सवाल आपसे कि इस वक्त KP और पंजाब असेंबली जो डिसॉल्व हो चुकी है, निगरान सेटअप आ चुका है, और 90 रोज के अंदर अंदर जो इलेक्शंस की बातें हैं अभी तक अनाउंस भी नहीं की गई डेट, इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या टेक हो सकता है और हमारा आइन क्या कहता है इस मुतालिक? बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर ये है कि इलेक्शन कमीशन साल के 12 महीने ये काम कर रहा होता है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए या कोई रिजाइन दे दे या असेंबली टूट जाए या असेंबलियां टूट जाएं, तो उसके लिए बेसिकली ऑपरेशनल होता है। वो दिन रात उसके ऊपर, अब आप देखते हैं कभी कटाई के रेस्ट से, कोई एक्सीडेंट से कोई फौत हो जाता है, उसी वक्त से इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन विंग है वो 60 दिन के अंदर अंदर उस सीट को फिल करने के लिए डेट्स को प्रपोज करता है कि जी ये उसकी नॉमिनेशन डेट होगी, ये उसकी कागजात की चेकिंग होगी, ये उसके खिलाफ अपीलें होंगी, फिर ये आखिरी डेट अगर कोई विड्रा करना चाहे वो होगी, उसके बाद फाइनल लिस्ट होगी, और ये फलाने दिन फिर बीच में एक हफ्ता कन्वेंसिंग के लिए होगा और एक हफ्ते के बाद इलेक्शन होगा। लेकिन वो तमाम अरेंज किया जाता है 45 to 60 डेज के अंदर अंदर। ये तो है एक आध केस जो होता है, और ये भी इसकी जरूरत क्यों है? आइन ये कहता है कि पाकिस्तान के किसी हिस्से की भी नुमाइंदगी या डिसइनफ्रेंचाइज ना हो, कि उनकी आवाज असेंबली में ना हो, उनकी नुमाइंदगी असेंबली में ना हो, उनको डिसइनफ्रेंचाइज नहीं किया जाना चाहिए और ना किया जा सकता है। तो एक तो ये है। अब यहाँ पे दोनों असेंबलियां टूट गई हैं। याद रखें कि 90 डेज से पहले इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे इंतखाबात कराने हैं। इसके ऊपर 1 घंटा भी ऊपर नहीं जाया जा सकता। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से ये असेंबलियां टूटी हैं, वो जो क्लास की जो वो टिक है वो शुरू हो गई है। वो 90 डेज में से वक्त कम होता जा रहा है जी। अब और जो ही ये असेंबलियां टूटी हैं, उसी दिन जो इलेक्शन विंग ने अपनी एक फाइल बना के कि जी हमने 90 डेज में यहाँ पे इंतखाबात कराने हैं, और वो चूंकि सेट प्रोसीजर होता है, SOP होता है, उसी के मुताबिक ये प्रोपोज्ड इलेक्शन डेट है और ये इसकी नॉमिनेशन डेट है, और वो आगे जाके ये अच्छा अफजल खान साहब, ये तो एक प्रोसीजर हो गया, लेकिन जो ऐसे में गवर्नर की तरफ से जो खत लिखे जा रहे हैं, आपके ख्याल में मुआशी या सिक्योरिटी हालात को नजर में रखते हुए क्या इन इलेक्शंस को मुलतवी भी किया, डिले भी किया जा सकता है? हाँ कर लें।
लेकिन गवर्नर के लिए भी फांसी तैयार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी फांसी तैयार। आर्टिकल 6 पाकिस्तान में बना तो 73 से है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त उन्होंने, बल्कि पिछले कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये फैसला किया था कि हम आईन के में, जैसे जस्टिस इरशाद हसन खान था, उसने मुशर्रफ को कहा था कि आप आईन भी तब्दील कर सकते हैं और आप इलेक्शन जब भी चाहें कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इलेक्शन के एब्रोगेशन के उसको इख्तियारात दिए थे। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये खुद फैसला किया है कि हम कभी भी अब हम आईन की इंटरप्रिटेशन और आईन में जो लिखी हुई जो राइट्स हैं उनको तो प्रिजर्व और प्रमोट करेंगे, लेकिन इसको वायोलेट ना करेंगे, ना करने देंगे। तो ये इस वक्त ये जो खत लिखना और खत ना लिखना, ये बात यह है कि जो आपकी आईनी ड्यूटी है अगर वो आप नहीं करते तो आप आईन से इनहराफ करते हैं, आप सरजमीन को बेआईन बनाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्शन 90 डेज के अंदर ही अंदर होगा। और आपके तवज्जुह से मैं वोटर हजरात को कहना चाहता हूँ कि जो वोटर रजिस्टर नहीं हुए वो इस वक्त रजिस्टर हो सकते हैं। जिन्होंने वोट अपना ट्रांसफर कराना है वो पहले चेक कर लें कि वो कहाँ है उसका वोट, और वो उसको जहाँ ट्रांसफर करना चाहे। पर क्या मैं इस्लामाबाद में हूँ और मेरा घर वाला मामला भी तो है, उन्होंने डिजिटल मरदमशुमारी। अभी ये सारे बहाने हैं, ये अब कुछ नहीं हो सकता, ना ये मरदमशुमारी होगी, ना कुछ और होगा, जो जैसा है उसी के मुताबिक। इसलिए जी अफजल खान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, जो मरदमशुमारी है वो तो आम इंतखाबात के लिए है बेसिकली, वो जो डिजिटल मरदमशुमारी है। अगर इस वक्त इसी तरह सूबाई हुकूमतों के इलेक्शंस होंगे या फिर ज़िमनी इलेक्शंस होंगे नेशनल असम्बली की सीट्स पर, उसके लिए तो सेंसस जरूरी नहीं है। सर अफजल खान साहब, आपने कहा कि 90 रोज के अंदर ही होंगे, ठीक है, आइन भी ऐसे ही कहता है, लेकिन दूसरी जानिब ये खतूत का जो सिलसिला है इसको भी सामने रखते हुए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने आर्टिकल 6 का जिक्र कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्शंस ताखीर का शिकार हों और फिर बिल्कुल भी नया आईनी बहरान पैदा हो जाए? बिल्कुल भी नहीं होगा, ना आईनी बहरान होगा, ना ये डिले होंगे। इन्होंने ये जो इस वक्त मुल्क में जो शऊर की जो सतह है वो वक्त गुजर गया जब आम आवाम सबमिट कर लेते थे। इस वक्त जो राइट टू वोट है पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के अवाम और सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है, उसने पिछले 2 इलेक्शन में बताया कि हमने वोट देना भी है और हमने वोट अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है और किसी को हम उसका मैनिपुलेट रिजल्ट नहीं करने देंगे। बात यह है कि वो लोग कोशिश करते हैं कि अपनी मर्जी से चलाएं, लेकिन जब नहीं। अफजल साहब क्विकली जरा जवाब दे दीजिएगा, आपका पॉइंट बिल्कुल आपने सही कहा, आइन के बिल्कुल नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि डेट का ऐलान क्यों नहीं किया फिर इन्होंने, अभी तक डेट का ऐलान क्यों नहीं? 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऐलान होगा। ये कोशिश कर रहे हैं कि जी इसमें अगर कोई चीज ये धमाका शमाका, और इसी वजह लोगों का ये ख्याल है कि धमाका इनसाइड काम है कि जी ये मुल्क में गड़बड़ हो रही है। आप याद रखें कि ईरान की जंग इराक से हो रही थी 8 साल तक, उनकी पार्लियामेंट तबाह हो गई लेकिन इलेक्शन होते रहे। जब तक कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बड़ी जंग ना हो सन 65 की तरह, उसके अलावा इंतखाबात कभी भी किसी तौर पे भी ना हो सकते हैं, ना होंगे। मैं आपको बता दूं 1 हफ्ता इंतजार करें, इससे ज्यादा इसलिए कि देखिए अगर ये इलेक्शन कमीशन फिर ये ऐलान नहीं करती, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जो उनके पास प्रपोजल पड़ी हुई है मुझे मालूम है, तो उनके गले में फांसी पड़ेगी। और अगर गवर्नर रुकावट बनता है तो वो भी उनके साथ होंगे। तो बात यह है कि ये मजाक अब मजीद नहीं चलेगा। और आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस सिलसिले में कोई रियायत किसी को कोई सेफ एग्जिट नहीं देगा, इसलिए कि ये मुल्क को ये उनका फर्ज यही होता है कि जी आप तमाम इदारों के जैसे अपने अपने फराइज हैं, उन फराइज के मुताबिक मुझे यकीन है कि इंतखाबात होंगे और साफ और शफाफ होंगे और 30 और 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। ठीक। अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आपने कीमती राय से हमें आगाह किया कि इलेक्शन कमीशन का तरीकाकार क्या है, आइन में क्या डिफाइन है कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह से काम करना है,
किसी भी सियासी या आईनी बहरान जब हो रहा हो उस सूरत में भी अब देखना ये है हिना, एक बड़ा सवाल ये है कि कल की खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली है, तो अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को भी दावत दी गई है। ठीक है, ये सियासी तौर पर मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी खबर है ये कि एपीसी में इमरान खान साहब को भी दावत दी गई है। क्या पता मफाहमत से कोई दरमियानी रास्ता निकल ही आए। नो हिना, दिस इज नॉट मफाहमत। मैं आपको याद होगा पिछले दिनों में कह रहा था तीन चीजें मैं हमेशा एंड में जरूर डिस्कस करता हूँ कि या मुआशी इमरजेंसी लग सकती है या मिसाके मुआशत हो सकता है। तो इमरजेंसी लगाना तो इस वक्त में जब हम डिफॉल्ट के बहुत करीब हैं वो बहुत एक बैड सीन हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अभी हमारी IMF किस्त भी नहीं आई, लेकिन मिसाके मुआशत हो सकता है। अब वो मिसाके मुआशत ये होगा कि PTI को भी मनाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि सूबाई असम्बलियों के अगर इस वक्त इलेक्शन हो गए तो जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शंस के बाद वो असेंबली की फॉर्मेशन फॉर 5 इयर्स होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली की फॉर्मेशन साल 2022 के इन महीनों में हो जाए और आम इंतखाबात साल 2023 के, और आम इंतखाबात जो हैं वो 23 के एंड में हो या 24 के स्टार्ट में हो, तो वो अगले 5 साल, तो हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे मैच नहीं होगा ना। तो टेक्निकल बात की है वैसे आपने। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सूबाई असेंबलीज की मुद्दत ज्यादा हो और नेशनल असेंबली की मुद्दत कम हो। तो इसलिए कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेट्स सी जनाब, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि हमारे सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए और अवाम जो इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई की चक्की में पिसते हैं इस तरफ भी उनको तवज्जो देनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आए। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात, और अब शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग खबरें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पहली खबर है जी एक रोबोट की जिसका नाम है परी रोबोट, हवा और रोशनी से उड़ने वाला परी रोबोट। बहुत हल्का फुल्का सा है। जी साइंसदानों ने हल्का, आई डोंट नो वो क्यों है हल्का फुल्का, बट इट्स इंटरेस्टिंग। ओके प्लीज। साइंसदानों ने जी एक बहुत ही हल्का फुल्का रोबोट बनाया है जो हवा के दोष पर एक से दूसरे मकाम पर जो है ना वो पहुंच सकता है और दूसरी जानिब रोशनी से तवानाई लेता है और इसी मुनासबत से रोबोट को परी का नाम दिया गया है। और ये जो रोबोट है लाइट वेट है जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रोबोट है। आप अपनी उस पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह उड़ेगा, इसमें से लाइट भी निकलेगी, लाइट की मदद से तवानाई भी लेगा। और साइंसदान जो है ना आए दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाते रहते हैं और ये जो रोबोट है उन्होंने बनाया है बहुत ही डिफरेंट मुझे लगता है और बहुत ही छोटे रोबोट। हम वैसे तो बहुत ह्यूज रोबोट्स की बात करते रहते हैं। लेगा ये लाइट से लेगा, लाइट तवानाई से लेगा, सोलर एनर्जी ये लेगा। सोलर एनर्जी बिल्कुल रोशनी से लेगा, बिल्कुल। और जो हवा के जरिए है वो एक से दूसरी जगह पर जा सकता है और काफी दूर दराज इलाकों तक भी ये पहुंचेगा और डिफरेंट रोबोट है मुझे लगता है। और इस तरह की तरक्की हो रही है साइंस कितना आगे चली गई, साइंस कितनी तरक्की कर रही है। और हम देखें क्या यहाँ पर सियासत और मुआशरत और हमारे तो मुल्क की हालात ही बहुत अनफॉर्चुनेट जी सिचुएशन है। हमारे दिन जो है ना बात करते रहते हैं। आई होप एंड प्रे के सिचुएशन बेहतर हो जाए। हमारे सियासतदान आपस में खुश नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़ते जनाब। और अगली खबर ये है कि स्कूल की तालबा ने साफ हवा फराहम करने वाला बैकपैक बना लिया है और बरतानवी स्कूल की 12 साला ज़हीन तालबा ने एक बैकपैक बनाया है जो ना सिर्फ पहनने वाले के अतराफ की हवा को साफ करके खारिज करता रहता है बल्कि शमसी तवानाई से काम करता है। और एक ये जो डिज़ाइन है इंजीनियरिंग के मुकाबले तैयार किया गया है और अब कितनी अच्छी ये एक इजाद है जी। और अब बात करते हैं आबी कंवल की। सबसे बड़ी किस्म ने मुतअद्दिद जो है वो आलमी रिकॉर्ड्स बना लिए हैं और तोड़ भी दिए हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जनूबी अमेरिका में एक जो है ना कंवल उन्होंने दरियाफ्त किया, आबी कंवल, जो कि बहुत सारे जिसने रिकॉर्ड्स तोड़े। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये कहना था कि आबी कंवल की ये सबसे बड़ी किस्म है और इसके पत्ते जो हैं वो सबसे बड़े हैं और बहुत डिफरेंट किस्म के इसके पत्ते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पर और देखें, ये पहली नई किस्म है और सबसे बड़ी किस्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि लंदन के ये रॉयल गार्डन में भी जो है ना 177
ईयर्स पहले इस तरह के जो फ्लावर्स हैं वो देखे गए थे या वो मौजूद थे, लेकिन अब उनको जो है प्रॉपर तरीके से दरियाफ्त किया गया है और ये नई किस्म 100 साल से ज़ायद अरसे में जो है वो धोने वाली पहली किस्म है। एंड फ्लावर्स जो हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर कुछ इनोवेटिव फूल हों और इस तरह के आबी कमल, वैसे कमल का अंग्रेजी में क्या नाम होगा? इनोवेटिव फूल मतलब डिफरेंट फूल, मतलब डिफरेंट ही था ना अगर आप इसकी शक्ल देखें। साइंस ने जितनी तरक्की कर ली है इसमें भी इनोवेशन आ सकती है। इसमें भी इनोवेशन आ सकती है। मुझे लगता है जैसा गोभी के रंग उन्होंने डिफरेंट सीड्स इस्तेमाल करके गोभी के रंग को बदल दिया, उस तरह फूलों के रंग को भी बदल सकते हैं। और पैवंद लगाना अक्सर गोभी के फूलों का बुके जिस तरह हम कल जिक्र कर रहे थे तो आप दे सकते हैं। अब मुझे जितनी महंगाई हो गई है, मुझे लगता है जैसा प्याजों का हार पहना एक दूल्हा और दुल्हन ने प्याजों के हार का जिक्र किया, उससे मुझे महंगाई याद आई ही ना। ठीक है, तो अब देखें कि पेट्रोल जितना महंगा हो गया है उससे रिलेटेड आपको एक खबर बताते हैं कि पंजाब में तालिबे इल्म घोड़े पर यूनिवर्सिटी पहुंच गया। पंजाब यूनिवर्सिटी जेलम कैंपस में एक तालिबे इल्म जो है वो घोड़े पर आया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के में ये तालिबे इल्म जब घोड़े पर पहुंचा तो उसे यूनिवर्सिटी में दाखिल होने से रोक दिया गया। तो तालिबे इल्म की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसका कहना था कि पेट्रोल महंगा होने पर मोटरसाइकिल या गाड़ी पर तो आ नहीं सकता, हुकूमत अगर पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकती तो यूनिवर्सिटी में घोड़ा बांधने के लिए जगह ही फराम कर दे। मुझे लगता है बेहतरीन मुतालबा है, घास भी खाता रहेगा ये भी सही है। आपको नहीं लगता बेहतरीन मुतालबा? लेकिन वहां पर मैं सोच रही थी जहां पर मोटरसाइकिल जो है वो 40 से 60 हजार के उसमें आता है, रेंज में आता है, घोड़ा तो मुझे लगता है क्या मैंने कभी लिया नहीं है क्या 40-50 हजार की अब साइकिल आती है। अच्छा सॉरी। और जो बाइक है वो जो 1.5 लाख की, वो 1.5 लाख की सबसे सस्ती वाली लाइक 70 सीसी। तो कौन कह रहा है हैवी बाइक लें भाई? हैवी बाइक नहीं, आप 125 भी लेना अगर, तो वो भी 2.5-3 लाख पे पहुंची नहीं है सीधी, पता नहीं 60 है 70। एक मिनट में हम ब्रेक से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। जो बाइक साइकिल्स है ना, साइकिल्स वो 40-50 हजार तक पहुंची हुई है। ठीक है। जो मोटर बाइक्स हैं वो 1.5 लाख से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है। और जो गाड़ियां हैं वो जो सबसे छोटी गाड़ी है ना जिसकी कोई सिक्योरिटी फीचर्स भी नहीं है वो भी अब 25 लाख से शुरू हो रही है। जी डोंट टेल मी। मैं आपको ब्रेक बनती है, लेकिन एक मिनट जो घोड़े पे आ रहे हैं, मेरा सवाल इनसे ये है कि घोड़ा भी तो आजकल 5 से 6 लाख का आम सा घोड़ा आता है, महंगा आता है। मैं कह रही हूँ आम सा घोड़ा 5-6 लाख का। चले हाँ, कमजोर सा। तो ये बाइक, अगर ये कह रहे हैं कि बाइक पे आना इनको महंगा पड़ रहा है, तो घोड़ा जो है कौन सा सस्ता है भाई? मुझे कोई ये बताए। और फिर घोड़े रखना एक बहुत महंगा शौक है। उसके पास फ्यूल की बात हो रही है कि वो थोड़ी सी घास खाएगा उसको। घोड़ों की गिज़ा बहुत महंगी होती है जी। मैं हिना के साथ थोड़े मुज़ाकरात करता हूँ, आप एक ब्रेक ले। ब्रेक के घोड़ा बहुत महंगा शौक है, आपको पता है? घोड़ा रखना बहुत महंगा, लगाने वाला महंगा शौक है। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और आज कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कैंसर का आलमी दिन मनाया जाएगा। हर साल जो है वो 4 फरवरी को दुनिया भर में यूनियन बराए बैनुल अक़वामी कैंसर कंट्रोल के ज़ेरे एहतमाम कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कैंसर जैसे मूजी मर्ज के जो असबाब हैं उनको जानना और उसके सदबाब के लिए आवाज़ बुलंद करना। इस मौके पर लोगों को कैंसर के मुख्तलिफ इक़साम, वजूहात और इब्तदाई अलामात, इलाज, मौलजा से बचाव की जो है एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं। और इस हवाले से जो है वो सेमिनार्स कराई जाते हैं, वॉक्स वगैरह का इनकाद किया जाता है, डिफरेंट जो है वो तकरीबात भी की जाती है। बिल्कुल हिना, और चूँकि कल आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी और कैंसर पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सोचा कि आज ही हम इस पर बात करें। कल चूँकि कैंसर का आलमी दिन मनाया जाएगा तो इसी मुतालिक हम डॉक्टर ज़ीशान तारिक साहब से बात करते हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे हम ये जानेंगे, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि कैंसर क्या है, किस तरह से ये फैलता है और इसकी वजूहात क्या है और इससे बचाव किस तरह मुमकिन है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। डॉक्टर ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, आप खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। डॉक्टर ज़ीशान, पिछले साल से 2022 से जो है वो एक ही थीम चला आ रहा है कैंसर। अगर देखिए हम बात करें इस थीम के हवाले से बताइएगा, थीम क्या है और उसका मकसद क्या है? इस वक्त ज़्यादा जो स्ट्रेस है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में वो इज़ अपॉन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो शौकत खाना में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अर्ली डिटेक्शन कर सकें और कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके। उस सिलसिले में डिफरेंट कैंसर्स के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर में हम मैमोग्राम की बात कर सकते हैं। तो द थीम आजकल है दैट इज अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर।
डॉक्टर साहब, कैंसर जन्म किस तरह लेता है और ये फैलता किस तरह है फिर? कैंसर जो उसकी जो रीज़न है मोस्ट लाइकली आपकी बॉडी में जो जीन्स हैं उस लेवल जेनेटिक लेवल के ऊपर की म्यूटेशन आती हैं। जिस तरह एक आम इंसान उसका जिस तरह आप समझ लें एक कोड है उसके अंदर, हर सेल ने उस कोड के अकॉर्डिंगली ग्रो करना है। जब वो एक सेल उसमें एक वायरस आ जाता है या उसकी डिकोडिंग हो जाती है, वो सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करता है बट इट स्टॉप्स टू डिसइनहिबिट इटसेल्फ कि इट कंटिन्यूज टू ग्रो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो वो कैंसर बन जाता है। इसको हमारी बॉडी है उसकी इम्यूनिटी उसको रोक नहीं सकती। ऐसी चेंजेस आ जाती हैं हमारे सेल्स के अंदर, ऐसे कोड्स ऑन हो जाते हैं, स्विच ऑन हो जाते हैं कि वो आपकी अगर लिवर का सेल है वो कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, तो वो कैंसर बन जाता है और इस तरह वो जिस्म में फैलता जाता है। हम लोग इस वक्त जो कोशिश हो रही है अमेरिका में या वेस्टर्न वर्ल्ड में कि वो जो डी कोड होती है आपकी बॉडी उस म्यूटेशन को फाइंड किया जाए और उसके अगेंस्ट मेडिसिन बनाई जाए, उनको टारगेट करके उनका ट्रीटमेंट किया जाए। हम इस वक्त इस स्टेज पे हैं कि हमें कुछ कैंसर्स की उन कोड्स का पता है जो डी कोड हो रहे हैं, हर कैंसर्स की भी हमें कोड्स भी नहीं पता। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखेंगे जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है ये बहुत स्पेसिफिक होती जा रही है, डिपेंडिंग अपॉन वो कोड फाइंड करना जिसके अगेंस्ट हम मेडिसिन से टारगेट कर सकें। जी डॉक्टर साहब, अगर स्क्रीनिंग की बात करें, हमारे यहाँ हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो कैजुअली लिया जाता है। अगर हमें कोई गिल्टी सी महसूस होती है जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो ये कहा जाता है कि फोड़ा होगा, गिल्टी होगी, ठीक हो जाएगी। खुद ही जो है वो हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं कि खुद ही वक्त के साथ इसमें जो है ना दर्द भी ख़त्म हो जाएगी, या तो फिर हम पेन किलर ले लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर कोई भी इस तरह की हमें अलामात महसूस हो, कोई भी इस तरह की हमें गिल्टी सी महसूस हो, कितना ज़रूरी है स्क्रीनिंग के लिए जाना? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर स्क्रीनिंग। प्रॉब्लम ये आता है कि इवन एज फिजिशियंस हम लोग या हमारी फैमिलीज या एक ले मैन, हर आदमी अपनी सेहत पे इतनी तवज्जो नहीं देता। एवरीबॉडी इज सो बिजी इन हिज डेली लाइफ रूटीन कि आपके पास टाइम ही नहीं है। पेन किलर लेना तो आसान है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर को दिखाना है, उससे नेक्स्ट स्टेप में अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाना काफी टाइम कंज्यूमिंग है और ऑब्वियसली इट्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन दीस डेज आल्सो। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो यंग खवातीन है, यंग लड़कियां हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, वो डॉक्टर्स के पास भी चली जाती हैं कई दफा गिल्टी महसूस करके, लेकिन डॉक्टर्स भी कई दफा ये कह देते हैं कि जी आपकी जो गिल्टी है खुद ही ठीक हो जाएगी, इसकी खैर है। लेकिन हर गिल्टी ठीक नहीं होती। आई कैन से प्रॉब्ली 90-95% गिल्टियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी अनफॉर्चुनेट लड़कियां हम लोग देखते हैं 25 साल में, 30 साल में, इससे भी यंग कई दफा। शौकत खाना में तो हम बहुत से पेशेंट्स देखते हैं जो काफी यंग होते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो इस तरह बताया गया था कि गिल्टी थी वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ग्रो करती रहती है। उसके बाद चूंकि डॉक्टर ने कह दिया था तो पेशेंट्स भी कई दफा बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाते, नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्क्रीनिंग की तरफ नहीं जाते, उस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। लेट डायग्नोसिस होता है, स्टेज 4 पे डायग्नोसिस होता है, फिर उन पेशेंट्स की क्योरेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर की इकसाम क्या क्या हैं और पाकिस्तान में इसकी रेशो क्या है? ये सवाल पूछना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जिस्म के उन आज़ा में अगर हम कुछ चेंजिंग्स देखें तो हमें फौरी तौर पर जहन में ये भी आना चाहिए कि हमें अर्ली स्क्रीनिंग की तरफ जाना चाहिए। दुनिया में जो सबसे कॉमन कैंसर, पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली डेटा हमारे पास नहीं है, यहाँ पे कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रही, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर आप देखते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर इज स्किन कैंसर, और वो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है बिकॉज हम लोग भी ऑल आर लाइक मोस्टली डार्कली पिगमेंटेड, तो जो स्किन कैंसर्स होते हैं ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में होते हैं। तो पाकिस्तान में हम इजीली कह सकते हैं द मोस्ट कॉमन कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर, उसके अलावा लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, दीज आर 4 कॉमन कैंसर्स जी। और अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली तो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास मैमोग्राम अवेलेबल है, लंग कैंसर के लिए हमारे पास सीटी स्कैन अवेलेबल है, चेस्ट का जो शौकत खाना भी ऑफर करता है। उसके अलावा कोलन कैंसर के लिए हम स्कोप कर सकते हैं, जिस तरह पर एंडोस्कोपी होती है इस तरह नीचे से कोलन के अंदर स्कोप डाल के हम कोलोनोस्कोपी भी कर सकते हैं। तो 4 बड़े कैंसर में से 3 कैंसर्स तो ऐसे हैं जिनके लिए आप स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, वो आपको करवाने चाहिए। उनकी एज लिमिट एंड गाइडलाइंस वो फॉलो करनी चाहिए। जहां तक उनके सिम्टम्स का ताल्लुक है, तो अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ऑब्वियसली लड़कियां प्रेजेंट कर सकती हैं, खवातीन प्रेजेंट कर सकती हैं, कोई गिल्टी हो सकती है वहाँ पे, कई दफा स्किन के ऊपर चेंजेस हो सकती हैं, निपल की इन्वर्जन हो सकती है, वजन का कम होना हो सकता है, भूख ना लगना हो सकता है।
इसी तरह अगर लंग कैंसर है तो चेस्ट पेन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ हो सकती है, कफ के साथ कई दफ़ा खून भी आ सकता है। कोलन कैंसर में कई दफ़ा आपकी जो रूटीन है, जिस तरह लेट्स से यू गो टू वॉशरूम एवरी मॉर्निंग, बट लेट्स से आप नहीं जा पा रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, गोज ऑन 5 days 6 days, यू आर नॉट पासिंग स्टूल्स, कोई भी चीज़ जो आपके लिए यूजुअल नहीं है, अगर वो आपको लूज मोशन हो जाते हैं या हार्ड हो जाते हैं एनीवेज, जो आपके लिए नॉर्मल नहीं है, दैट इज वेरी अलार्मिंग। आपको डॉक्टर से सिलसिले में रब्ता भी करना चाहिए। तो जो 3-4 कॉमन कैंसर्स हैं, इन सब के लिए आपकी ये सिम्टम्स हैं और ये इनकी स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स भी हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि डॉक्टर्स का कितना पिवटल रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है अगर कोई इस तरह की गिल्टी लेकर पेशेंट जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स, सॉरी टू से, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से बहुत सारी जो है ना केसेस ख़राब हो जाते हैं। हमारे ही एक ऑफिस की अगर मैं बात करूं, मेरे प्रीवियस ऑफिस की, वहाँ पर हमारे कुलीग थे जिनकी इस तरह से गिल्टी देखी गई, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा जी ये ऐसी गिल्टी है, आप इसको ऑपरेट करा लें। स्क्रीनिंग का मशवरा उन्होंने नहीं दिया, वो कैंसरस जो थी वो उनकी गिल्टी थी और वो फिर उनका कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया और उनकी डेथ हो गई। तो खैर, आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है डॉक्टर्स के पार्ट पर भी ये रेकमेंड करना? एक छोटा सा टेस्ट है, चाहे वो महंगा है लेकिन जान है तो जहान है, और वो ज़रूर कराना चाहिए। डॉक्टर्स को इस तरह की जो है वो नेग्लिजेंस का मुझे लगता है मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। I totally agree with you. प्रॉब्लम ये आती है कि जो है कैंसर का ट्रीटमेंट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। अब my training is close to 20 years after MBBS right now. हम लोग जब हाउस जॉब करते हैं, मैंने पाकिस्तान में हाउस जॉब की 1 साल, मैंने इवन ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में 4 साल की। हम लोगों का एज डॉक्टर्स एक्सपोजर टू कैंसर ना होने के बराबर है। हम लोगों की कोई रोटेशन, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। उसके बाद आई वेंट टू अमेरिका, मैंने वहाँ पे 5 साल 6 साल अमेरिका में ट्रेनिंग की कैंसर पे। उसके बाद मैंने 8 साल वहाँ काम किया। अब वो जो मेरा एक्सपीरियंस 14 साल का है कैंसर में, उससे इन रिलेशन टू कैंसर, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन की, अवेयरनेस की ज़रूरत है प्राइमरी केयर फिजिशियंस को भी, कि उन्हें बताया जाए कि एवरी लम्प इज नॉट नॉर्मल। अब जाहिर है हाथ लगा के एग्जामिनेशन करने से कोई कुछ नहीं बता सकता, एक अंदाजा लगा सकते हैं, मगर जो रिसर्च है वो कहती है कि फिजिकल एग्जामिनेशन से आप जो एक नतीजा अखज़ करेंगे उसके सही होने के चांसेस 30% से ज़्यादा नहीं है। तो जो इस सिचुएशंस में अगर डॉक्टर सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। अल्ट्रासाउंड इज रिलेटिवली चीप एज कम्पेयर टू मैमोग्राम। तो अगर डॉक्टर उस स्टेज पे खवातीन का एक अल्ट्रासाउंड करवा लें जो काफी सस्ता हो जाता है, तो एक तरह की इंश्योरेंस हो जाएगी उस रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के ऊपर। उस पर आपको बता सकते हैं इट लुक्स कैंसरस और नॉट। उसकी बेस के ऊपर ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या कोई एज लिमिट होती है जो आप मेमोग्राफी की बात करें या आप स्कैन की बात करें या आप जो भी टेस्ट रेकमेंड करें, डू यू थिंक कि देयर इज अ सर्टेन एज कि हमें इस एज में ज़रूर करवा लेना चाहिए, या हर साल के आखिर में हमें अपना प्रॉपर एक एग्जेक्टिव प्रोफाइल टेस्ट करवा लेने चाहिए जिसमें ये भी इंक्लूड करवा लेना चाहिए? जो मेमोग्राम है दैट इज डिफाइंड फॉर पेशेंट्स एट द एज ऑफ 40 एंड अबव, क्योंकि उससे पहले खवातीन की जो ब्रेस्ट है इट्स वेरी डेंस। मेमोग्राम कैन नॉट पिक एबनॉर्मेलिटीज। अगर पेशेंट्स जो हैं या खवातीन जो नॉर्मल खवातीन भी हैं 40 से यंग जाएंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 40 से अगर यंग पेशेंट्स हो तो उनमें अल्ट्रासाउंड होना चाहिए व्हिच इज मच चीपर देन मेमोग्राम। 40 एंड अबव every woman should go for mammogram once a year for first 2 to 3 years, and if it's normal then they can do it every 2 years. लेकिन इसकी गाइडलाइन मैमोग्राम की 40 years की है, और अदरवाइज जो खवातीन फील करती हैं लंप लेस देन 40 they should start with ultrasound of the breast. All right, okay. सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार क्या है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं है। तो हम इलाज की थोड़ी बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या इलाज तमाम कैंसर्स का मौजूद है? यकीनन उस पर रिसर्च और सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि सहूलियात क्या क्या हैं इलाज के लिए और हुकूमत को मज़ीद क्या बेहतरी लानी चाहिए? सहूलियात और जो इलाज है पाकिस्तान के अंदर, जो आपकी ट्रीटमेंट है, जो आपकी मेडिसिन रिलेटेड यानी कीमो है, और जो आपकी सर्जिकल फैसिलिटीज हैं, वो तो यहाँ पे अवेलेबल है। प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी, इट्स सो एक्सपेंसिव। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अमेरिका के अंदर जो पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाते थे एवरी 3 वीक्स, वो पाकिस्तान में इंजेक्शन है 10 लाख का। वो वहाँ पे तो इंश्योरेंस कंपनीज पे करती हैं, पेशेंट्स डोंट हैव टू पे। यहाँ पे एक आम आदमी, एक मुतवसत तबके का आदमी भी जो है वो 10 लाख का 3 हफ्ते के बाद टीका नहीं लगवा सकता। कहने का मतलब है यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। शौकत खान जैसे इंस्टीट्यूट जो
पेशावर में है, यहाँ पे हम लोग कराची में भी बना रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स की आपको और ज़रूरत है जहाँ पे पेशेंट्स का इलाज हो सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अदरवाइज जितनी आप इन्फ्लेशन का देखें, रेट उसका नंबर्स आप लोग देखें तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू गेट ट्रीटेड फॉर कैंसर। तो आपको गवर्नमेंट को काफी ज्यादा या सब्सिडाइज करना पड़ेगा या उनको खुद से इनिशिएटिव लेके ऐसे कैंसर सेंटर्स बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे पेशेंट्स का फ्री इलाज हो सके। जी। हम लाहौर में एक हॉस्पिटल में जहाँ शौकत खाना में बैठे हैं, हम अफगानिस्तान से लेके ईरान तक और पूरे पाकिस्तान का यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पे 200 बेड्स है हमारे पास कैंसर के इलाज के लिए, जहाँ के अगर आप देखें दुनिया में बाहर के मुल्कों में जो शहर 3 लाख जिसकी आबादी है वहाँ पे इस साइज का हॉस्पिटल है और यहाँ पे 30 करोड़ की आबादी के लिए इस साइज का बस एक। ठीक कहा बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने। अगर शौकत खानम की भी बात करूं तो वहां पर तो एज लिमिट होती है, फिर वो स्टेज को देखते हैं कि क्या ये क्योरेबल है। आई गेस 3rd स्टेज के बाद या अगर कोई पेशेंट जिसकी टर्मिनल स्टेज है वो ऐसे केसेस को केटर ही नहीं करते, विच इज लाइक अंडरस्टैंडेबल। तो इन मोल इज द ओनली हॉस्पिटल वी आर लेफ्ट विद आई गेस जहां पर जाएं तो आपका ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत पॉसिबल है। फिर अगर एक्सपेंस की बात करें, क्योंकि मेरी अपनी मदर भी थायराइड कैंसर की ही पेशेंट है, तो उनकी मेडिसिन पहली बात है कि पाकिस्तान में तो अवेलेबल ही नहीं होती और जो मेडिसिन हम 75,000 में परचेज करते थे महीने की वो अब 95 में अवेलेबल है। वो भी बांग्लादेश से वो आती है और बहुत मुश्किल से मतलब उसको मंगवाना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है या एक साथ हम लोग स्टैक मंगवा लेते हैं। तो और कैंसर का इलाज हो भी जाए तब भी उसके बाद की जो अद्वियात है वो भी बहुत मुश्किल है। तो किस तरह से एक आम आदमी, और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन की अगर बात की जाए तो वो अवेलेबल ही नहीं होती पाकिस्तान में, इंतजार करना पड़ता है और डिफरेंट फार्मेसीज पे, तो वो बहुत अच्छी फार्मेसीज की अगर हम बात करें वहां पर तो वो दस्तयाब भी नहीं है, या इंडिया से प्रॉबेबली आती है या बांग्लादेश से आती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से भी? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। स्पेशली जब से इंपोर्ट पे ये रिस्ट्रिक्शन आई है, ये डॉलर वेट की डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हुई है, उसकी वजह से उन लोगों के लिए मेडिसिन इंपोर्ट करना, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, उनके लिए इंपोर्ट करना ड्रग को या यहाँ पे जो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। इस वजह से हम भी देख रहे हैं बहुत सी मेडिसिन इस वक्त इंपोर्ट नहीं हो रही। उस वजह से एक आम पेशेंट के लिए काफी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन होपफुली इट विल बी अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम और होपफुली गवर्नमेंट एलसी ओपन करने की परमिशन दे देगी, चीजें इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इवन देन जो प्रॉब्लम है कि जो डॉलर कन्वर्जन रेट है उसकी वजह से जो प्राइसेस थी आज से महीना 2 महीने पहले वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व हो के बहुत सारी इसमें उसको बजट एलोकेट करके चीजें इंप्रूव कर सकती है, कोई एक इंडिविजुअल, एक हॉस्पिटल या एक इंस्टीट्यूशन कुछ इसमें नहीं कर सकता। आपको आपकी तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है, आपको शौकत जैसे कम से कम 15-20 हॉस्पिटल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमती सतह पर जैसे हम देखते हैं कि जब भी कैंसर से अवेयरनेस का दिन मनाया जाता है तो डिफरेंट सेमिनार्स और वॉक्स का एहतमाम किया जाता है। आपके ख्याल में इसकी अवेयरनेस और रोकथाम के लिए मजीद क्या क्या इकदाम करने की जरूरत है? इसमें जो कैंसर की आपकी अवेयरनेस है उसके लिए आपको जो है वो मैसेज की एजुकेशन की ज़रूरत है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। इवन जिस मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि गिल्टी का क्या मतलब है, अगर गिल्टी किसी को होती है तो क्या किया जाए, या जो फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का या हेमोप्टाइसिस इसका कफ का या जो ब्लड इन कफ का इश्यूज आते हैं, इस तरह के जो इश्यूज हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये इनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सीरियसली लिया जाए। उसके बाद एक प्रॉपर्ली क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाया जाए जो इसको डायग्नोज कर सकते हो। हर किसी के पास जाके आपको डायग्नोसिस नहीं मिल सकता। आप लोगों को, पेशेंट्स को या उनकी फैमिलीज को इस चीज़ का भी एहसास होना चाहिए कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड एक सुपर स्पेशलिटी है जिसके लिए आपको माहिर के पास ही जाना पड़ेगा। आप एक जो गली मोहल्ले में डॉक्टर है उनके पास जाके कैंसर का डायग्नोसिस नहीं कर सकते। बहुत से पेशेंट्स को मेरे कुछ अपने रिलेटिव्स हैं जो they get antibiotics, whereas they have lymphoma underlying. After 6 months, after a year, you get to know the diagnosis. By that time, things are very advanced. Treatment भी difficult हो जाती है पेशेंट के लिए भी और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं। जी सही। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि इम्यूनोथेरेपी क्या है, जीन थेरेपी क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस इन दोनों में, और कितनी फिर ये एक्सपेंसिव है? एक आम आदमी की दस्तरस से ये सारी थेरेपीज तो बिल्कुल दूर हैं, तो अगर खुदा न खास्ता एक आम आदमी इस मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाता है तो उसके लिए फिर क्या तरीका है, उसका इलाज है, किस तरह से वो ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा है इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड, इम्यूनोथेरेपी एक बहुत सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट है फॉर कैंसर पेशेंट्स। ज्यादातर अभी ये स्टेज 4 के जो पेशेंट्स हैं उनमें अप्रूव्ड है, कुछ में अर्ली स्टेज में अप्रूवल इसका आ रहा है।
इसमें होता ही है कि बजाय इसके कि आपको बाहर से कोई ऐसी ट्रीटमेंट दी जाए जिससे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो टू फाइट अगेंस्ट कैंसर, इम्यूनोथेरेपी से ये होता है कि आपकी अपनी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो अंदर है, उसको हम बूस्ट करते हैं। आपकी अपनी बॉडी की जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो इट गेट्स इन अ बेटर पोजीशन टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। ऑलराइट। तो सारा का सारा जो इसका सारा जो रोल है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट्स टू बूस्ट योर ओन इम्यूनिटी। उसमें होता ये है कि एज कम्पेयर टू कीमो बहुत टारगेटेड आपके बेनिफिट्स हैं। जहाँ पे कैंसर है ये अद्वियात जो है वहीं पे एक्ट करती हैं, बाकी सारे जिस्म में नहीं करती। जिस तरह अगर आप पेशेंट किसी को कीमो लगवाएंगे उसके बाल भी झड़ेंगे, उससे डायरिया भी होगा, उससे वॉमिटिंग भी। इन पेशेंट्स में ना डायरिया होता है, ना वॉमिटिंग होती है, ना बाल झड़ते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान में डॉक्टर साहब ये थेरेपी अवेलेबल है? हाँ जी, जिस तरह पहले बात कर रहे थे, दिस इज अवेलेबल और हम शौकत खाना में भी ये पेशेंट्स को ऑफर करते हैं, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। जिस तरह डिपेंडिंग अपॉन हम किस इम्यूनोथेरेपी की बात करें, इट मे रेंज फ्रॉम 2 to 5 लाख एवरी साइकिल, विच इज एवरी 2 to 3 वीक्स। तो एक पेशेंट जो है जिसको अगर एक साल दवाई लगनी है, इसका खर्चा कम से कम 50-60 लाख तक चला जाए। ठीक है। इसलिए हर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी में ये ऑब्वियसली ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है इस वक्त। बिल्कुल सही। डॉक्टर ज़ीशान तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए और बहुत डिटेल डिस्कशन की हमने कैंसर पर। कैंसर से मुतालिक आगाही जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी अवेयरनेस होगी, जितनी एजुकेशन होगी, उतना ही हम अपना इससे बचाव मुमकिन कर पाएंगे। जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हम सेमिनार्स और वॉक्स का एहतमाम तो ज़रूर करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए और ये बताना चाहिए, स्टूडेंट लेवल पर ही ये बताना शुरू कर दिया है बॉडी में क्या एक ख़ास चेंजिंग्स आएँ तो आप ज़रूर कैंसर का टेस्ट करवाएं या उसकी तशखीस की तरफ जाएं। बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुख की हर बात। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, आपकी सेहत की आज बात हो रही है तो हम मुख्तलिफ सब्जियों और फ्रूट्स की भी बात करते हैं और उसको बड़ा तफसील से हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाजर को। गाजर एक ऐसी सब्जी है जिसको आप सालन के साथ साथ उसका जूस भी पी सकते हैं, उसको सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन तो पकता ही है। सालन गाजर का मैंने कभी नहीं खाया। मिक्स सब्जी नहीं खाई कभी? सब्जी, बट दैट इज नॉट सालन। तो सालन ही होती है मिक्स सब्जी, और क्या होता है? सालन नहीं होता। सालन तो आलू मटर गाजर। सालन नहीं, आलू मटर गाजर का सबसे मशहूर तरीन सालन है। ये मैंने कभी नहीं वैसे कभी नहीं खाया इन्होंने। कोई बात नहीं, आपको हम जरूर किस दिन चेक करवाएंगे। आलू मटर गाजर फेवरेट है लोगों का कि ये सब्जी। मैंने आलू मटर जरूर खाया, आलू मटर गाजर का सालन आलू कभी मटर नहीं खाया। गाजर फिर तो मिस कर दिया आपने। रियली? फुल ऑफ न्यूट्रिशन। और गाजर का हलवा भी बहुत लजीज। हाँ, गाजर का हलवा, गाजर का जूस, गाजर एज ए सैलेड, गाजर एज ए सालन, बहुत से हम इसको यूज करते हैं बहुत से तरीकों से। लेकिन गाजर की अहमियत क्या है हमारी बॉडी की को इसकी क्या ऐसी खुसूसियात है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे आज। बिल्कुल जी। और गाजर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ग़िज़ाई फाइबर आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं, पानी इसमें होता है, प्रोटीन जो है इसमें होता है 0.9 ग्राम इसमें प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट 9.6 ग्राम्स होते हैं और इसके अलावा चीनी इसमें 4.7 ग्राम होती है और अच्छा शुगर कंटेंट के साथ साथ फाइबर भी होता है इसमें 2.8 ग्राम। बिल्कुल। और इसके अलावा न्यूट्रिशन वैल्यूज में इसमें जो फैट्स हैं वो 0.2 ग्राम होते हैं। 2 ग्राम होते हैं, मतलब फैट ना होने के बराबर है। वाटर सबसे ज्यादा है इसमें। वाटर सबसे ज्यादा, फाइबर भी इसमें अच्छा होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिससे अगर आप चाहते हैं कि आप डाइटिंग करें और आप कुछ जो है ना अच्छा खाएं। और इसका फिर जूस बहुत अच्छा होता है, चुकंदर के साथ इसका जूस जो है वो दैट इज वेरी गुड। अगर आपका HB कम है, मैं पहले डॉक्टर साहिबा से बात करने से पहले मैं आपको ये टिप दे दूं कि अगर आपका HB कम है, डॉक्टर साहिबा का नहीं, डॉक्टर साहिबा का भी हम इस पर जरूर टेक लेंगे और वो उसको वेरीफाई भी कर देंगी कि अगर आपका HB कम है तो आप गाजर का जूस इस्तेमाल करें, गाजर और माल्टे का मिक्स जूस भी इस्तेमाल करें। डॉक्टर अकीला मुश्ताक साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, आप खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। गाजर की ग़िज़ाइयत क्या है और क्या क्या फ़वाइद हमारी सेहत को, बॉडी को मिलते हैं? डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा इन डिटेल।
विंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गाजर का इस्तेमाल किया जाता है, समर में इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ऐड की जाती हैं। जिससे अगर गाजर खाना चाहते हैं तो अपनी डाइट के अंदर वजन कम करने में इतनी ज़्यादा हेल्प आउट नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने न्यूट्रिएंट को पूरा करना चाहते हैं, बीटा कैरोटीन को या विटामिन ए के सोर्सेज लेना चाहते हैं, तो कैरेट से ही ज़्यादा मिल सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज होती हैं, पूरे दिन के अंदर विटामिन ए हमें 70% चाहिए, तो हम इसे कैरेट से ही ले सकते हैं। तो कैरेट के साथ साथ हम दूसरे फ्रूट्स भी ऐड कर लें, जैसे आपने कहा है जिन लोगों का एचबी लेवल कम होता है, बीपी लो रहने की वजह से उनका एचबी लेवल कम होता है, तो वो लोग जरूर इस्तेमाल करें इसका जूस। तो जूस पीने की टाइमिंग क्या होती है? इसका सबसे बेस्ट टाइम है आप स्नैक टाइम पिए, और इस सीजन के अंदर आपने जब भी पीना तो स्नैक टाइम, जैसे आप आफ्टर ब्रेकफास्ट आप 1 ग्लास ले सकते हैं इसका कैरेट का जूस। अच्छा, आफ्टर ब्रेकफास्ट होता है ये, दिन को भी हम ले सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट? तो आपने बता दिया डॉक्टर साहिबा, क्या दिन को भी ले सकते हैं? इस टाइम आप लंच के बाद ले सकते हैं, खाने के बाद लेंगे तो आपको एसिडिटी का इशू हो सकता है, तो आप नाश्ते के बाद लें तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। डाइजेशन सिस्टम का इसका स्लो मेथड होता है, इस वजह से हम स्नैक रिकमेंड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कहा यह जाता है कि आंखों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है, बिनाई के लिए गाजर का जूस जो है वो बहुत अच्छा है। अगर किसी की नजर कमजोर हो रही है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो हर वक्त टीवी के सामने बैठे रहते हैं, अगर उनको गाजर का जूस दिया जाए तो बहुत मुफीद है। यस, ये बात बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि विटामिन ए हमें गाजर से ही मिलती है। ये हमारी स्किन के लिए, हमारे आइज के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छी है। सिर्फ आंखों के लिए नहीं, हमारी स्किन के लिए, हेयर जिनके बहुत ज़्यादा बाल घिर रहे हैं, तो जरूर कैरेट का सैलड वगैरह रिकमेंड करती हूँ। कैरेट का सैलड भी होता है, इसे सूप के अंदर फॉर्म में भी दे सकते हैं। और सूप अगर जिन लोगों को मतलब खा नहीं सकते, वो सूप बना के इंटेक कर लें। इसकी स्मूदी भी बनती है, अगर आप दूध के अंदर डाल के इंटेक कर लें, इसे खा भी लें और पी भी लें। इसके बहुत सारे रेसिपीज आते हैं जो लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ ड्यूरिंग डाइट प्लान। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि गाजर का इस्तेमाल जो हम हलवा जात में करते हैं या फिर हम पका के गाजर खाते हैं, वो भी क्या मुफीद है या नहीं? रॉ फॉर्म में ही खानी चाहिए या जूस उसका पी लेना चाहिए या फिर सैलेड में इस्तेमाल कर लेनी चाहिए? सैलेड की बात करें तो उसके अंदर और वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे, तो आपको और ज़्यादा न्यूट्रिएंट वहाँ से मिल जाएंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। अगर जूस की बात करते हैं, जूस के अंदर और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाएंगी। ABC जूस होता है, हाइपरटेंशन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। ABC जूस के अंदर ब्लैक पेपर और पिंक सॉल्ट डालेंगे, उससे डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। काफ़ी लोगों को जूस पी के एसिडिटी के इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो जूस पी कर बैठ जाते हैं। अगर डाइजेशन करना चाहते हैं, थोड़ी वॉक वगैरह करें, फिजिकल एक्टिविटीज करें, तो आपका हाजमा बिल्कुल सही हो सकता है। तो उसके बाद सूप रिकमेंड करती हूँ, जिसे हम कैबेज चिकन सूप रिकमेंड करती हूँ वेट लूज के लिए। जिन लोगों का एचबी लेवल कम होता है, इंक्रीज करने के लिए उनको सिर्फ वेजिटेबल से कैरेट का जो सूप और साथ चिकन ऐड करके उनको सूप पिला दें डिनर टाइम, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो डेली बेसिस पे कितना इनटेक होना चाहिए? गाजर एज अ जूस हो या किसी भी तरीके से आप इसको खाएं? अगर जैसे बहुत ज़्यादा मेरे पास बॉयज आते हैं, मेल हजरात आते हैं, वो कहते हैं कि हम कैरेट का जूस पीते हैं, तो हम किस तरह इंटेक करें? तो मैं उनको कहती हूँ, बाहर जब ग्लास लेते हैं वो 250 ml का नहीं होता, 300 ml का होता है, तो उसके अंदर कैलोरीज आपको ऑलमोस्ट 120 या 130 तक मिल जाती हैं। तो वो कप 1 ग्लास आप पूरे दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेली बेस पर इस्तेमाल करने से आपको बीटा कैरोटीन की ज्यादा होने की वजह से आपकी स्किन पील होना शुरू हो जाती है। तो आपने डेली बेस पर इस्तेमाल नहीं करना, एक दिन छोड़कर उसका स्नैक टाइम इंटेक करें, वो डाइजेशन भी करेगा, आपके न्यूट्रिएंट भी पूरे करेगा, और जहां डेफिशिएंसी था वो रिकवर करने में हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, क्या गाजर का जूस उनके लिए भी इफेक्टिव है? उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम रिच सोर्सेज है, फाइबर है। तो वेजिटेबल्स तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को मैं जरूर रिकमेंड करती हूँ। ज़्यादा मेल एंड फीमेल्स मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें बीपी हाई रहता है, इसे नॉर्मल करने के लिए कोई टिप बताए। तो मैं कहती हूँ चाय की जगह आपने जूस पीना है, तो जूस उनको रिकमेंड करती हूँ कैरेट, तो उसके अंदर चुकंदर होती है, ऑरेंज होता है, वो उनको रिकमेंड करती हूँ। वो बड़े शौक से पीते हैं, फिर कहते हैं हमें तो बहुत हमारा बीपी नॉर्मल हो गया, इसमें ऐसी क्या चीजें हैं? तो मैं कहती हूँ पोटेशियम रिच सोर्सेज और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपको जूस में मिल जाते हैं। तो और आपको क्या चाहिए? घर में बनाए, फाइबर रिच होगा, बाहर वाले मिक्स कर देते हैं कुछ ना कुछ। इसे पीने से पहले ग्लास पानी पी लेंगे ना, उससे आपको एसिडिटी नहीं होती, क्योंकि ज्यादा लोग बैठे रहते हैं जो ओवरवेट होते हैं या बिजनेस या जॉब कर रहे होते हैं, वो पी के बैठ। तो मैं कहती हूँ पहले आधा ग्लास पानी पी लें, फिर अपना जूस इंटेक करें, तो आपको इसके मतलब डाइजेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, आप
कौन कौन से मरीज गाजर का इस्तेमाल ना करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा है। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाले पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लैक्टिंग मदर और प्रेगनेंसी वुमेन वाले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। और उसके अलावा जो लोग सर्जरी करवा रहे हैं या ऑपरेट हो रहा है तो उनको जूस नहीं रिकमेंड किया जाता डाइजेशन सिस्टम के लिए ना, एसिडिटी ना बनाए इसलिए ऑपरेट उनको नहीं दिया जाता। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, ये जो हमारे पास मुरब्बे की फॉर्म में आता है, अचार की फॉर्म में भी हमें ये अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में। अच्छा, मुरब्बे का आपने जिक्र किया हिना, मुरब्बा और गाजर का हलवा, इन दोनों में शुगर बहुत ज्यादा होती है, शुगर क्वांटिटी जो होती है, तो क्या हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी हमें सेम फायदा मिलेगा? एग्जैक्टली नहीं, तब वो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं हमें गाजर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका हम हलवा खाते हैं तो उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होते हैं, हम इसे किस तरह इस्तेमाल करें। तो मैं कहती हूँ अगर आपने सिर्फ अपने लिए बनाना है और ड्यूरिंग डाइट टाइम आपने इस्तेमाल करना है तो सिर्फ आप घर में 3-4 गाजर लें, उसे उबाल लें, फिर उसे क्रैश कर लें, क्रैश करके छोटे छोटे पीसेस करके उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर ऐड करके थोड़ा सा आधा कप दूध, थोड़ा 4 आउंस दूध डालकर ना ट्राई कर लें उसे। जब वो बन जाए रेडी हो, जो नट्स डालें तो आप वो खाएंगे तो आपको सिर्फ उसके अंदर 100 कैलोरी से ज्यादा, हाफ कप आपको कैलोरीज देगा 100 कैलोरीज। तो आप वो किसी भी टाइम खा लें तो आपकी कैलोरीज हाई भी नहीं होंगी, आपकी क्रेविंग वहां से पूरी हो जाएगी। और जो रेसिपीज मैं उनको करती हूँ वो गाजर का भी उस तरीके इस्तेमाल करें। बाहर अगर आप गाजर खाते हैं तो उसके अंदर पाउडर मिल्क डाला जाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें ऐड की जाती हैं, वो कैलोरी डेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई कैलोरीज की वजह से आप वो इनसे इंटेक करते हैं तो आपको ओवर ईटिंग की और ओवर वेट होने की वजूहात को फेस करना पड़ता है। सही। और अचार की शक्ल में गाजर खाना कितना मुफीद है? वो भी अच्छा है, लेकिन उसके अंदर फिर भी सोडियम इंटेक और स्पाइसेस वगैरह बहुत चीजें ऐड हो जाती हैं तो वो कैलोरीज हाई होता है, तो उससे अवॉइड करें। सबसे अच्छा है कि आप वेजिटेबल सलाद के इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर कुछ टोटकों के लिए भी गाजर का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक जिस तरह हिना ने जिक्र किया कि बिनाई की ताकत के लिए भी इसको किया जाता है जूस, तो ये कहा जाता है कि सौंफ अगर आप गाजर के जूस में भिगो दें पूरी रात और अगले दिन आप उसको ड्राई करके खाएं डेली बेसिस पर, तो वो भी बड़े फायदेमंद होते हैं। एक्चुअली सौंफ और गाजर दोनों ऑपोजिट्स हैं। अगर आप उसका इंटेक कर रहे हैं, अगर आपको सूट करता है डाइजेशन सिस्टम के लिए, बाबा मैं हाजमे की क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी का हाजमा एक जैसा नहीं है, क्योंकि हर किसी का कोई ओवर वेट है, किसी का बॉडी शेप किस तरह की है, स्टमक का आपके हाथ की मुट्ठी जितना होता है उसकी शेप होती है। तो अगर आप उसके अंदर जो भी चीज ऐड कर रहे हैं तो आपको टाइमिंग और तरीके का पता होना चाहिए। अगर आप सौंफ ऐड करना चाहते हैं तो सैलड जब खा रहे हैं तो उसमें सौंफ का पानी ऐड करके इंटेक कर ले, लेमन जूस ऐड ना करें, उससे भी आपको। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकीला मुश्ताक, आपने हमें गाजर के बहुत सारे फवाइद बताए, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू पर भी आपने बात की, और ये इसलिए भी जरूरी था कि क्योंकि सर्दियां जब आती हैं तो गाजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा घरों में बढ़ जाता है, हलवा जात में इसका इस्तेमाल किया जाता है, गाजर का हलवा या गजरेला जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ये चीजें गिनी जाएं हिना, अगर हम इसको स्टार्ट करें, ओके, गाजर के हलवे से स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा, गाजर का जूस, गाजर सालन में, इसके अलावा सैलेड में, उसके बाद गजरेला, अचार, गाजर का हलवा और गजरेला एक ही बात है, अचार में दोनों मुख्तलिफ है। एक मिनट, ये भी एक डिबेट है, ये भी एक डिबेट है। गाजर का हलवा मुख्तलिफ है, गजरेला मुख्तलिफ है। हाँ, बताएं प्लीज जल्दी। मैं आपको बताती हूँ, जो गजरेला है वो गाजर का हलवा होता है, वो घी में बनाया जाता है, उसमें ड्राई मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, खोए का इस्तेमाल किया जाता है। जो गजरेला है उसको दूध में बनाया जाता है, उसमें हम ऑयल और ये चीज ऐड नहीं करते। तो वो बनता किस तरह? वो खीर टाइप होती है ना, वो जिस तरह गाजर की खीर, आप उसको गाजर की खीर कहते हैं जी, लेकिन जो गजरेला और गाजर का हलवा है ना, टू डिफरेंट थिंग्स। इस तरह तो फिर तीन चीजें हो गई, गजरेला, गाजर का हलवा और गाजर की खीर। जो मैं बताती हूँ, जो गजरेला है और जो गाजर की खीर है वो दोनों एक ही चीजें हैं। अच्छा, दोनों एक ही चीज है, ओके, चले हम इस पे इत्तेफाक कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा अचार में, मुरब्बे में और सूप में बिल्कुल, और वो पैटीज में भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने देखी हो वेजिटेबल पैटीज में इस्तेमाल होती है गाजर, वो वेजिटेबल उसमें समोसे में ऐड होती है गाजर, और उसके अलावा तो चाइनीज जितने भी खाने हैं उसमें बहुत ज्यादा कैरेट यूज होती है। और किसमें तो हम ये एक सवाल पूछना तो भूल ही गए कि जो हमारी पाकिस्तानी लाल गाजर है और जो चाइनीज थोड़ी सी ऑरेंज सी आती है, तो उनमें क्या फर्क है, क्या और न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों में कैसी है? पाकिस्तान वाली खा लें आई गेस। मुझे तो वैसे उसका जायका ही अपना होता है। मेरे तो वैसे मियाँ वाली से मेरा ताल्लुक है, तुम्हारी तो घर में उगाई जाती थी गाजर। मियाँ वाली से ताल्लुक है?
जी बहुत अच्छा लगा और बहुत मजेदार गाजर होती थी और वो उसका कलर और उसका जायका और मिठास के लिहाज से पूरी टीम को, मॉर्निंग शो की पूरी टीम को हिना किसी दिन गजरेला बनाकर खिलाएंगी क्योंकि गाजर का सीजन आउट होने वाला है, तो इसलिए आप पूरी टीम को इंतजार रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है मरियम, आप मैसेज कर दीजिएगा रिमाइंडर का। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। कुछ स्पोर्ट्स की बात करेंगे और पानी पी लिया आपने? पानी तो मैंने पी लिया। वी आर बैक और अभी हम बात करेंगे मिकी आर्थर साहब की बात करेंगे जो एज अ कोच हमें अब नहीं ज्वाइन करेंगे हमारी टीम को। उसके अलावा हम PSL की भी बात करेंगे और जो मिकी आर्थर हैं वो एज टीम डायरेक्टर जो है वो ज्वाइन करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिसीजन किस तरह देख रहे हैं आप और मिकी आर्थर एज अ कोच जो हमें ज्वाइन नहीं कर रहे थे और लेकिन अब एक दूसरे ओहदे के साथ वो हमें ज्वाइन करेंगे, टीम के लिए कितना फायदेमंद होगा? देखें शुरू से सेडी साहब का बड़ा क्लियर स्टांस था कि वो चाह रहे थे कि मिकी आर्थर को लेके आया जाए और मिकी आर्थर की परफॉर्मेंसेस जो पाकिस्तान के एज ए हेड कोच हमने देखी वो काफी अच्छी रही। मैं खुद इसका एडवोकेट हूँ कि उनको होना चाहिए था जिस तरह की उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ काम किया, टीम बिल्डअप की। एक ऑब्वियसली एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का कंसर्न ये आ रहा है कि उनको हेड कोच की जगह पे डायरेक्टर के तौर पे देखा जा रहा है। उसकी दो रीजन नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि वो किसी भी सूरत में उनको मिस नहीं करना चाह रहा, उनको लाना चाह रहा है। दूसरा ये है कि जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि डायरेक्टर भी मुझे कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि वो ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, वर्चुअल कोचिंग करेंगे। इसमें कोई ऐसी मिसाल पहले प्रेसिडेंट हमें मिलता नहीं है कि किसी कोच ने ऑनलाइन की कोचिंग की हो या ऑनलाइन चीजें बताई हो, और ये बड़ा एक मुश्किल और बड़ा वेट किस्म का टास्क नजर आ रहा है। उसमें डेवलपमेंट मजीद ये है कि कल यासर अरफात जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर है और इंग्लैंड में अभी रिसेंटली ECB की तरफ से उन्होंने लेवल 4 जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है कोचिंग का, उन्होंने लास्ट वीक कंप्लीट किया था। उनको भी पाकिस्तानी असिस्टेंट कोच उनको डिक्लेयर कर दिया गया, उनको अनाउंस कर दिया गया, तो वो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करने के लिए आ रहे हैं। अब रोल जो है वो मिकी आर्थर का थोड़ा सा ऑब्वियसली बड़ा है। डायरेक्टर की हैसियत से मुझे जो नजर आ रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आएंगे और वो टीम को बिल्डअप और लड़कों की सिलेक्शन और वो सारी चीजों का जो राइट है वो मुझे लगता है कि वो मिकी आर्थर को दिया जाएगा। सही, और उससे एक बोर्ड को थोड़ा सा फेस सेविंग भी मिलेगी कि हर चीज में डिसीजन उनका होगा और ही वुड बी द मैन जिससे आप फिंगर आप उनकी तरफ पॉइंट आउट कर सकते हो कि जी टीम में ये अच्छा हुआ तो ये इनकी वजह से हुआ, बुरा हुआ तो ये इनकी वजह से हुआ। वो मेरा ख्याल है इसीलिए उनको अथॉरिटी भी ज्यादा दी जा रही है और उनको ये तमाम जो टास्क का डेजिग्नेशन न्यू डेजिग्नेशन के साथ उनको किया जा रहा है। सही। अच्छा इरफान साहब, व्हाट डू यू थिंक मिकी आर्थर साहब जब आएंगे तो टीम में क्या चेंजिंग्स देख रहे हैं आप एक तो, और दूसरा बेहतरी कितनी देख रहे हैं? क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो मिकी आर्थर के साथ एज अ हेड कोच हमारी टीम ने बड़ा अच्छा भी परफॉर्म किया, बहुत मैचेस भी जीते, क्या कहेंगे? जी ऑब्वियसली उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी उनकी कप्तानी में जीती, 2 साल आप T20 में नंबर 1 रहे। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो टेस्ट के अंदर भी नंबर 4 पे हम आ चुके थे, तो परफॉर्मेंसेस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीम का जो माइंडसेट नजर आता था वो थोड़ा काफी अग्रेसिव कर दिया था उन्होंने, गेम प्लानिंग उनके पास बड़ी अच्छी थी, तो सारे बॉक्सेस को टिक तो करते हैं। सिर्फ जो इशू नजर आ रहा है वो सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग का नजर आ रहा है। अब वो जो अभी तक मेरे राय के मुताबिक वो सिर्फ इवेंट वाइज पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेंगे, वैसे वो जो भी चीजें हैं वो ऑनलाइन बताया करेंगे। तो ऑनलाइन में बड़ा एक कंसर्न सीरियस नजर आता है कि ऑनलाइन कैसे हो सकता है, और अगर आपका कोच साथ नहीं है और सिर्फ इवेंट के टाइम आपकी टीम को ज्वाइन कर रहा है तो ये भी काफी मसला नजर आता है, क्योंकि टीम के साथ रहना, टीम को बिल्डअप करना, डे टू डे प्लानिंग, ये सारी चीजें साथ साथ चलती है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि चेंजिंग क्या होगी, ऑब्वियसली चेंजिंग होगी। आपको कई लड़कों का कमबैक नजर आएगा, जो लड़के 2017-18 में या 19 में टीम में खेल रहे थे वो आपको नजर आएंगे, जिसमें मोहम्मद आमिर हो सकता है, आपको उसमें सबसे इमाद वसीम का आपको कमबैक नजर आएगा, शजीद की भी शायद एक्सपेक्टेड है कि वो भी कमबैक करे। तो ये 3-4 नाम तो मुझे ऑन द कार्ड नजर आ रहे हैं कि जिनका हम देख रहे हैं कि कमबैक जरूर नजर होगा। और उसमें सबसे मेन चीज शायद किसी न किसी जगह पे कैप्टनसी के तरफ भी चेंजिंग की तरफ जाए,
क्योंकि मिकी आर्थर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेटिव किस्म की पर्सनैलिटी है, और वो अपनी मर्जी करते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। और समहाउ बात ठीक भी है, अगर आपको ये किसी तरह का टास्क दिया जा रहा है या डेजिग्नेशन दिया जा रहा है, वो पूरी अथॉरिटी के साथ ही होना चाहिए। वो ये नहीं हो सकता कि आप फिर उनको अथॉरिटी दें तो फिर उनको तमाम राइट्स भी ना दें, और फिर वो बाद में ब्लेम गेम जब हो तो वो फिर क्रेडिट भी लेने को सब तैयार होते हैं, बट अपने ऊपर जब बर्डन आता है तो बर्डन को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उनको दे रहे हो टास्क तो पूरी अथॉरिटी दे, बट मेरा ख्याल है पीसीबी को इस पर सीरियस कंसर्न होना चाहिए, उनको भी ऑनलाइन कोचिंग की तरफ से। और जो मेरा अपना राय के मुताबिक जो उनका ना आना, उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है जो हमारी बड़ी अनसर्टन और अनस्टेबल किस्म की सारा ये सिस्टम चल रहा है अभी कंट्री के अंदर, पॉलिटिकल भी। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पैटर्न इन चीफ भी है। अब उनका कंसर्न ये है कि अगर वो अपनी डरबल शाह की जो एक उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो छोड़ के पाकिस्तान आ जाते हैं, और लेट्स सपोज अगर आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो वो क्या मैं फिर वो मेरी 2, 3 या 4 मंथ के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कोच रख लेंगे और मुझे फिर इधर से फारग कर दिया जाएगा। तो वो अपनी जॉब सिक्योरिटी की वजह से भी डाउटफुल है, और मुझे जो लगता है कि ये इसी वजह से इस चीज को किया गया है। तो अगर थोड़ा सा लंबा टाइम चलेगा तो शायद वो पाकिस्तान फुल टाइम भी आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है उनको आने में कोई मसला नहीं है, ज्यादा मसला सिर्फ जॉब सिक्योरिटी का है। बिल्कुल सही, ये जो अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल इरफान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक तो अनसर्टेनिटी, दूसरा जॉब सिक्योरिटी, और तीसरा फिर वो जब आएंगे तो उनकी अथॉरिटीज़, और फिर जारी बात है एक क्लब के साथ वो ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि इस टाइम पे वो ये डिसीजन लें, लेकिन एज अ डायरेक्टर वो जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी टीम आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्म करे और अच्छी चेंजिंग्स में। इरफान ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अभी जनाब वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट क्या आप जानते हैं का। 2 सवाल हैं आज, दोनों सवाल पहले अपने नाज़रीन को बता दें। जी, पहला सवाल आप पहले बता दें, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, ऐसे मिक्स हो जाएगा। पहला सवाल पूछें कौन सा है। चले मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूं। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसके नाम में 15 नुक्ते आते हैं? ये दूसरा सवाल है, मैं पहला पूछता हूँ। कितने पाकिस्तानियों को नोबेल इनाम मिला है? आई गेस मलाला को मिला है। लेट मी गेस मलाला यूसुफजई को मिला था अभी कुछ टाइम पहले, एंड अब्दुल सलाम साहब को मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है। 2 Yes, टोटल 2 2 लोगों को बस मिला है। Yes, you're right. Wow, for the very first time I guessed it right and it was a wild guess. मुझे नहीं पता था। Very nice. मलाला का तो बिल्कुल सही जवाब दिया हिना ने। अब मैं आपसे दूसरा सवाल, जो पहला सवाल था वो पूछता हूँ। ओके। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसके नाम में 15 नुक्ते आते हैं? 15 नुक्ते आते हैं। चीचा वतनी में कितने आते हैं? चीचा, ये तो पहले लिख लेते हैं। ओके, चीचा वतनी। ये तो नहीं है इसमें तो 7, लेकिन फिर भी देखिए 7 नुक्ते आते हैं, 15 नुक्ते आते हैं। 15 नुक्ते आते हैं। चीचा वतनी, थोड़ा हिंट दे। मियां वाली में तो बहावलपुर में भी कम आते हैं। सोचे 3 और 3 6 और 3 पाकपतन तो 15। पाकपतन शरीफ लगाएंगे तो 15 होंगे, खाली पाकपतन में पूरे 15 नहीं है। तो पाकपतन शरीफ जो है वो उसमें 15 नुक्ते हैं। और नाज़रीन अभी वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।